अस्सलामुअलैकुम, खुशामदीद। नया दिन के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं महक असलम। नया दिन है, खुशगवार दिन है, एक नया अज़्म है, ताज़ा एहसास है, नेक तमन्नाएं हैं, नेक ख्वाहिशात है और आप सब लोगों के लिए बहुत ज़्यादा दुआएं हैं। बहुत ज़्यादा नए टॉपिक्स भी हैं, कुछ पुराने टॉपिक्स, अगेन पॉलिटिक्स जिसमें बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हमने देखी कल भी और आज भी हम देखेंगे, क्योंकि हर गुजरता लम्हा जो है पाकिस्तान की सियासत में एक नया मोड़ लेकर आ रहा है। ऐसे लग रहा है कि फ़ौरन अगले लम्हे में कुछ हो जाना और बस कह देना कि जी हम जीत गए। वैसे हम जीत गए की तो आवाज़ें हर तरफ से आ रही हैं, बट लेट्स सी कि कौन जीतता है, ये जैसे जैसे वक्त गुजरेगा पता चलता जाएगा। तो जिस चीज़ की आमद है सबसे पहले हम उसका जिक्र करेंगे। रमज़ानुल मुबारक आने में चंद रोज़ बाकी रह गए हैं। रमज़ान में अच्छी सेहत के लिए क्या खाया जाए, क्योंकि होता ये कि सहरी में भी खूब खाया जाता है, इफ्तारी में तो पकौड़ों से हाथ पीछे हटता ही नहीं है। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो सहरी में आपने खानी है, कौन सी ऐसी चीज़ है जो कि इफ्तार में आपने नहीं खानी, इस पर आज हम प्रोग्राम में तफसीलन बात करेंगे। और शो में पाकिस्तान के एक ऐसे सितारे से भी मिलवाएंगे जिन्हें सितारे इम्तियाज से नवाजा गया है। उनकी पाकिस्तान के लिए क्या खिदमात है, आगे चल के आपको ये भी बताएंगे। और इसके साथ ही साथ नौजवान सोशल मीडिया एक्सपर्ट से भी आपको मिलवाएंगे जिन्होंने कबायली अजला में इल्म की शम्मा जलाई, कई लोगों को मुफ्त में ट्रेनिंग दी है। तो ये कौन सी ऐसी शख्सियत है कि जिसने एक दिए से न जाने कितने दियों को रोशन किया है, उस शख्सियत से भी आपको मिलवाएंगे। और मैं पाकिस्तान में नहीं था लेकिन फिर भी पाकिस्तान के लिए दुआएं कर रहा था। क्यों? क्योंकि पहले टेस्ट सीरीज, वो आखिरी टेस्ट कि जब मैं कहीं और बैठ के भी उसको फॉलो कर रहा था और हम वो हार गए तो बड़ा दिल टूटा। और अब वनडे सीरीज कि जहां पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलिया से पहली शिकस्त हो गई है, अब सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान दूसरा मैच जीत पाएगा या फिर सीरीज हाथ से निकल जाएगी। तो ये भी आज हम इस पे भी डिस्कशन करेंगे। हमारे साथ क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद होंगे, लेकिन सबसे पहले हम जिक्र करेंगे पाकिस्तान की सियासत का, जहां पर एक ऐसा मैच होने जा रहा है कि जो भी वो मैच खेल रहा है उसे लग रहा है कि भैया जीत मेरी होने वाली है। कौमी असम्बली का इजलास आज दोबारा होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद इस एजेंडे में शामिल है। कौमी असम्बली का अहम इजलास आज शाम 4 बजे होगा। 24 नकाती एजेंडा जारी कर दिया गया है। वज़ीर आज़म इमरान खान के खिलाफ अदम एतमाद की करारदाद पर बहस की जाएगी। इसके अलावा इलेक्शन, दूसरा तरमीमी बिल, मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस, कायमा कमेटीज़ की रिपोर्ट्स और तवज्जो दिलाओ नोटिस भी इस एजेंडे का हिस्सा हैं। तो जनाब आज होने वाला है बहुत कुछ। अच्छा फैसल, आप चूँकि कह रहे थे कि आप पाकिस्तान में नहीं थे, पाकिस्तान से बाहर थे, सियासत पे भी गहरी नज़र आपने रखी होगी ना। एक ख़त का भी जिक्र यकीनन आप करना चाहिए। अच्छा, ख़त का जो जिक्र है ना वो पाकिस्तान की सियासत में बहुत चलता है। पहले आपको याद होगा कि ख़त कुछ कतरी ख़त वाले मामला थे। अब कतरी ख़त नहीं है ना। हाँ, अब कतरी ख़त नहीं है कि ये कतरी ख़त है, ये धमकी आमेज़ ख़त की बात कर लेते हैं। काबीना अरकान और सीनियर सहाफ़ियों को ख़त के मंदरजात बता दिए गए। अब ख़त के मुताबिक जो है लिखा उसमें कि हम दौरा रूस से खुश नहीं हैं, तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब गलतियाँ माफ़, नाकामी की सूरत में पाकिस्तान को नुकसान होगा। वज़ीर आज़म का कहना था कि 80% इम्कान है कि हुकूमत बच जाएगी। खान साहब बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं। इतवार को वो कह रहे हैं कि बाजी पलट जाएगी। इतवार अब दूर नहीं है, चंद ही दिन इतवार में भी रह गए हैं। 1 लाख लोग इस्लामाबाद आ जाएंगे। आपको पहले ये रिपोर्ट दिखाते हैं, देन मज़ीद पॉलिटिकली स्टोरीज हम आपके साथ शेयर करेंगे और फिर उस पर डिस्कशन करेंगे। इल्जामात नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है, ये सबूत है। हमारे मुल्क की फॉरेन पॉलिसी को मुतासिर किया जा रहा है। वज़ीर आज़म इमरान खान को धमकी आमेज पैगाम किसने भेजा, क्या कहा गया? वफाकी काबीना के इजलास में खत का मतन शेयर कर दिया गया। इमरान खान ने कहा उनके खिलाफ आलमी साजिश रचाई गई, हुकूमत गिराने के लिए भारी रकम दी गई। पैगाम दिया गया कि तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो पाकिस्तान को नुकसान होगा। ज़राए के मुताबिक मरासला साबिक सफ़ीर असद मजीद की अमरीकी असिस्टेंट सेक्रेटरी ऑफ स्टेट से मुलाकात के बाद भेजा गया। सफ़ीर ने पूछा कि हम अपनी मुलाकातें सरगर्मियां जारी रखें, तो जवाब आया कि इसका फैसला तहरीक अदम एतमाद के बाद होगा। काबीना अरकान को मंदरजात से आगाह करने के बाद खत को ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत सील कर दिया गया। हुकूमत ने सीनियर सहाफ़ियों को भी खत के मंदरजात का खुलासा बताया। सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात में वज़ीर आज़म का कहना था कि ख़त में सख्त जारहाना और तहज़ीक आमेज़ ज़ुबान इस्तेमाल की गई है। ख़त में कहा गया कि वो दौरा रूस से खुश नहीं, समझते हैं कि दौरा रूस का फ़ैसला इमरान खान ने अकेले किया।
कहा गया अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद कामयाब हो गई तो सब गलतियां माफ कर दी जाएंगी। अदम एतमाद की नाकामी की सूरत में ताल्लुकात में खराबी की धमकी दी गई। मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, मेरे पास ये खत है, ये सबूत है। सीनियर सहाफियों से मुलाकात में वजीर आजम इमरान खान ने यकीन जाहिर किया कि 80% चांस है कि हुकूमत बच जाएगी। इतवार के दिन बाजी पलट जाएगी। 1 लाख लोग इतवार को इस्लामाबाद आ जाएंगे। तो तहरीक इंसाफ के रहनुमा फैसल वावदा वो दावा करते हैं कि वजीर आजम इमरान खान की जान को खतरा है, उन्हें कत्ल करने की साजिश रचाई जा रही है। इमरान खान डटे हुए हैं, मुल्क का सौदा तो नहीं करेंगे। चलें जी, अब जरा शेख साहब की बात कर लेते हैं। शेख रशीद की मैं बात कर रही हूँ। वो कहते हैं कि सियासी कीड़ों ने अपने ज़मीर बेच दिए हैं। वजीर आजम साहब ये सब आपके पास वापस चल कर आएंगे, इनको ठुड्डे मारने आपने, मुआफ बिल्कुल नहीं करना। तो शेख रशीद साहब ने इमरान खान को क्या मजीद मशवरा दिया, सुनवाते हैं आपको। सिकंदर हैं खान साहब, जो अल्लाह ने इस वक्त आपको मकबूलियत दी है, ये इलेक्शन के वक्त भी आपके हालात ऐसे नहीं। ये सब चल के आएंगे वापस आपके पास, पर इनको ठुड्डा मारना आप माफ कर देते हैं। माफ करने की कोई गुंजाइश नहीं है। थोड़े अरसे की बात है, मैं तो पहले आपसे कहता था असम्बलियां कैं कर दें, इलेक्शन में जाएं। छोटे छोटे बिकने वाले लोग, सियासी कीड़े मकोड़े, गंदी नालियों की ईंटियां जो पैसे लेके अपने ज़मीर को बेचती हैं, पाकिस्तान जैसे ताजमहल को दागदार करती हैं। इनकी सोच जो मर्जी हो, अवाम की वोट और अवाम की सोच आपके साथ है। आपने मुझे मुशावरत में नहीं रखा, 2-4 थैले मुझे भी ट्रक दे देते पैसों के, तो ये बात ही यहाँ तक न पहुँचती। इनका ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये गेट नंबर 4 की GHQ की पैदावार है और फौजी गमनों से निकल के जवान हुए। अजमल कसाब का पता इंडिया को इन्होंने, जो फरीदकोट का एड्रेस है वो नवाज शरीफ ने दिया। अगर ये बात गलत साबित हो तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा है। तो रिपोर्ट्स हमने आपको दिखाई, इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है ब्यूरो चीफ लाहौर नईम हनीफ साहब ने। नईम साहब बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए। गुड मॉर्निंग। पाकिस्तान में अगेन वही बात कि हर बदलता लम्हा पाकिस्तान की सियासत को एक नए रुख पर लेके जा रहा है। और अगर हम बात करें अपोजिशन की, तो अपोजिशन काफ़ी स्ट्रांग भी हमें नज़र आ रही है। आपके एनालिसिस क्या कहते हैं? आज भी कौमी असम्बली का अहम इजलास 4 बजे होने जा रहा है। गुड मॉर्निंग महक और फैसल को वेलकम बैक। शॉपिंग करके आए हैं सॉरी बड़ी लंबी चौड़ी शॉपिंग करके आए, लेकिन लेकर कुछ नहीं आए। नहीं अभी कुछ नहीं, इन्होंने मुझे गिफ्ट मेरा नहीं दिया। मैं लेकर आया हूँ अपने आप को। वो फैमिली की शॉपिंग जो फैमिली के लिए जो करके आए हैं वो पहुंच गई है। आपका और मेरा बैग कहीं रह गया। नहीं रहा नहीं है, वो खत की तरह भी इंशाल्लाह जल्द आएगा। सबसे पहले मैं कहूँगा कि हुकूमत का जो तुरप का पत्ता था ना, वो अब उनके लिए तड़प का पत्ता बन चुका है, जो हकीकत है। और शेख रशीद साहब की गुफ्तगू अभी मैं सुन रहा था, वो अपोजिशन को गंदी नाली के कीड़े, चूहे, बंदर, हाथी और पता नहीं किस किस से तशबीह दे रहे थे। अगर वो वाकई इमरान खान के साथ हैं तो मौजूदा सूरत हाल में कोई अपनी सीट के अलावा 1 वोट ऐड करवाते ना, कोई 2 वोट ऐड करवा के दिखाते। यही बदकिस्मती है इस वक्त हुकूमत की, और ख़ास तौर पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान बहुत अच्छे इंसान हैं, उनकी ईमानदारी पे मुझे भी कभी कोई शक नहीं गुजरा और बड़ी ट्रांसपेरेंसी से चीज़ों को चलाने की उन्होंने कोशिश की। मगर उनके इर्द गिर्द जो है ना, यही उनको खुशामद और यही उनको बिल्कुल एक चढ़ा के रखना कि आपसे बड़ा हीरो कोई नहीं है इस मुल्क का, ये भाग जाएंगे, इनको ठुड्डे मार देना, ये वापस आए, इनसे बात नहीं करेंगे, इनको जेलों में डाल दो। भाई आप सब मिलके जो इस वक्त जो 172 का स्कोर रिक्वायर्ड है ना, 1 लाख की बातें मत सुनाएं उनको। आप 2 लाख का मजमा मत सुनाएं, 10 लाख की बातें ना सुनाएं। उनके 172 का जो स्कोर है 172 का, उसको माइनस करके दिखाएं और हुकूमती स्कोर को प्लस करके दिखाएं। कोई नहीं कर पाया। उनकी जो काबीना है, दर्जनों वजीर हैं वफाक में और 44 वज़रा हैं पंजाब में। फयाजुल हसन चौहान पंजाब में और एक आध कोई हसान खावर हैं, कोई तर्जुमान। उनके अलावा बाकी सब जरूरी काम से सो रहे हैं।
कोई काम नहीं कर रहा मौजूदा सूरत हाल में। इस अदम एतमाद की तहरीक को रोकने के लिए किसी की एफर्ट ग्राउंड पे दिखाई नहीं दे रही। सब मुंतजर हैं रिजल्ट का। तो अगर हुकूमती वुज़रा रिजल्ट का मुंतजर हैं और अपने छुप के बैठे हैं, चेहरे छुपा रहे हैं, तो फिर बाकी जो पीटीआई है और बाकी जो लोग हैं उनका क्या कसूर है। अब आ जाते हैं खत की तरफ, फिर मैं उसके बाद लंदन की कुछ खबरें भी आपके साथ शेयर कर लूंगा। देखिए, खत अगर है, उसका वजूद है, क्योंकि कल वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने सीनियर काबिल एतमाद सहाफ़ियों को बुला के वो खत के मंदरजात जो हैं वो बताए। खत उनको भी नहीं दिखाया। अगर वो न्यूट्रल सहाफ़ियों को बुला के दिखाते तो मैं वो मंदरजात जो सब ने बाहर आके बताए, मैं उन पर 100% मनोअन यकीन कर लेता। अगर आप पीटीआई के सीनियर सहाफ़ियों को बुला के दिखाएंगे तो वो वही बात करेंगे। और फिर अगर आप इससे 2 गुना सीनियर सहाफ़ी जो जिंदा हैं, जिनको मैं जानता हूं, आपने उनको नहीं बुलाया, उनको भी अगर आप बुलाते और खत नहीं दिखा पाते, सिर्फ उनके मंदरजात बताते, तो फिर भी शकूको शुबहात कायम रहते। मैं आज आपको एक बात बता देना चाहता हूं जी। क्या ये खत अदम एतमाद की तहरीक पर असर अंदाज हो सकता है? क्या अदम एतमाद की तहरीक आईने पाकिस्तान के मुताबिक पेश नहीं की गई? क्या ये प्रोसेस जो है गैर आईनी है, गैर जमहूरी है? फिर तो इस खत के असरअंदाज होने के चांसेस रहेंगे आखिरी 1 घंटा तक भी। और अगर ये सारे का सारा प्रोसेस आईनी हो रहा है और जो लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं वो सब इस वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद हैं, कभी वो सिंध हाउस में इजलास कर रहे हैं, कभी वो नदीम मलिक साहब के लाइव शो में आके गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी वो इमरान खान साहब के साथ गुफ्तगू कर रहे हैं, कभी वो आपके साथ आके अपने जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं और उनकी जो नाराज़गियां हैं उनका इजहार कर रहे हैं, तो कहीं भी उस खत का असर लेते हुए वो दिखाई नहीं दे रहे कि उस खत की वजह से लोग आपको छोड़ के जा रहे हैं। लोगों की नाराजगियां बिल्कुल वो अब बरमला उनका इजहार कर रहे हैं कि आपने उनके साथ क्या किया, आपने किस तरह उनको नजरअंदाज किया, आपने किस तरह उनके साथ किए हुए वादे पूरे नहीं किए, वो वादे जिनकी तकमील के बाद उन्होंने अपने हलकों में जाना था, वो उनके हलकों में जो तामीर तरक्की के काम होने थे वो काम नहीं हो पाए। जनरली जो है पूरे आपने जो नहीं भाई ये पॉइंट रेस किया है, इट्स वेरी बेफिटिंग कि हम जरा अब इसका जवाब लें। और सदाकत अली अब्बासी साहब अब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सदाकत साहब, बहुत शुक्रिया नयादन से गुफ्तगू करने के लिए। मुझे बताइएगा कि इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है, नो कॉन्फिडेंस, लेकिन उसके जवाब में वज़ीर आज़म इमरान खान बिल्कुल कॉन्फिडेंट दिखाई दे रहे हैं और अपने तुरुप के पत्ते भी उन्होंने गालिबन अभी छुपा के रखे हुए हैं। संडे को उन्होंने कहा है कि जी गेम पलट सकता है। तो बताइए फिर सियासी सूरत हाल क्या होने जा रही है? बहुत शुक्रिया, आपने अपने प्रोग्राम के लिए बुलाया। मैं आपका तजिया सुन रहा था। देखें, बज़ाहिर जो नंबर गेम है वो तो कल तक की रिपोर्ट हमारी फेवर में नहीं है। ठीक है। 2-3 इसके पहलू है। एक तो हमने सियासी तौर पे कैसे इसको हैंडल करना है, वो तो जाहिर अगले अभी 2 दिन हैं और 2 दिनों में जो भी सियासी मूव्स हैं वो लीडरशिप ने डिसाइड करनी है और उनके मुताबिक होनी है। लेकिन एक और चीज़ जिसको अभी तक बड़ा अंडर प्ले या बड़ा लाइट लिया जा रहा है वो है वो मरासला, जिसमें अदम एतमाद के बारे में बैरूनी मुल्कों की तरफ से अदम एतमाद को कामयाब करने की हदायत और अपोजिशन के कुछ लोगों का उसका मिल जाना, नवाज शरीफ साहब का उसमें पूरा भरपूर इन्वॉल्व होना, ये चीज़ें किसी और तरफ जा रही हैं। और अवाम पाकिस्तान को बिल्कुल पता होना चाहिए कि ये जो आपके जिन लोगों को, मेरे जैसे लोगों को आपने पार्लियामान में भेजा, इनकी जो हरकत है, इनका जो करना कराना है वो क्या है और वो कहाँ, किसके इशारे कहाँ तक हैं, कहीं कहाँ पैसों की इन्वॉल्वमेंट है, कहाँ मुल्क की खुद मुख्तारी को क्वेश्चन मार्क लग रहा है। तो मैं समझता हूँ ज़ाती तौर पे एज अ पॉलिटिकल वर्कर, मैं वज़ीर आज़म से मिल के आया हूँ इस टॉपिक पे, उन्होंने बुला के हमें ब्रीफ भी किया है। मैं समझता हूँ कि इसके अगले 1-2 दिन में इतने फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेज होंगे कि जो आज आप बैठ के उनको एनालाइज नहीं कर रहे। अच्छा, तो सदाकत भाई वो फार रीचिंग जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो क्या है? आपने अपनी गुफ्तगू में 2 बड़ी अहम, एक तो आपने ये बात की, मैं चाहूँगा कि आप इस पर थोड़ी सी ज़रूर रोशनी डालें अगर आप डालना चाहें तो। और इससे पहले आपने ये ज़रूर कहा कि जी मामलात जो हैं वो हमारे हक़ में फ़िलहाल कल तक की रिपोर्ट ऐसी है कि नहीं है, एटलीस्ट
मान तो रहे हैं, वरना बहुत सारे लोग नहीं मान रहे इस मान चीज भी नहीं को। रहे और कह रहे हैं कि शायद ये जो है ना एक ऐसा ख्वाब है दीवाने का कि जो पूरा हो जाएगा। तो नईम साहब, मैं पहले आपका भी कमेंट चाहूंगी कि आपको क्या लग रहा है, नंबर पूरे हो जाएंगे? और देन अपने आंसर के बाद अगर आप सदाकत साहब से कुछ पूछना चाहें तो प्लीज़ आप ऐड भी कर सकते हैं। सदाकत साहब मेरे लिए बड़े काबिल एहतराम है। एक फलाही मंसूबा इनके इलाके में था, एक हॉस्पिटल का, उसमें इन्होंने बड़ी जो है वो हमारे कहने पे आरब भट्टी साहब ने इनसे बात की, मैंने की, तो ये बड़े फलाही कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। मैं इनसे भी बात करूंगा, मगर नंबर्स जो हैं वो आज से नहीं, खान साहब को खुद पता है। नंबर्स पिछले 2 वीक से अपोजिशन के पास ज़्यादा हैं और उनकी प्लानिंग ये थी कि मुनहरफ जो अरकान हैं उन पे एक जो नाअहली की तलवार बददस्तूर लटक रही है, वो 5 साल का डिसीजन होता है, ताहयात नाअहली होती है। अपोजिशन की जो स्ट्रैटेजी थी शायद हुकूमत उसको समझ नहीं पा रही थी। उन मुनहरफ अरकान के अलावा 172 पूरा करने की कोशिश कर रही थी अपोजिशन, जिसको वो पूरा कर चुकी है। 177 का जो इस वक्त स्कोर पूरा हो चुका है ऑपोजिशन के पास, उसमें एक भी मुनहरफ रुकन शामिल अभी तक नहीं है। अगर मुनहरफ अरकान फैसल महक शामिल हो जाते हैं तो ये तादाद बिल्कुल वो जो मौलाना फजलुर रहमान ने कहा था 180 से 90, मेरे पास इतला है कि वो 200 को भी टच कर सकती है। अब सूरत हाल से बचने की जरूरत हुकूमत को इससे है कि इस तरह का एक भरम भी कायम रह जाए कि अगर वहां पे वोटिंग हो जाती है और एक बड़ी लीड के साथ हुकूमत को शिकस्त होती है तो वो लीड आइंदा और वो शिकस्त आइंदा इलेक्शन पे असरअंदाज होगी, उसमें पीटीआई को आइंदा इंतखाबात में नुकसान होगा। दूसरी बात यह है, सदाकत साहब से मेरा ये सवाल है कि अब्बासी साहब, ये जो मुदाखलत हुई है गैर मुल्की, क्या ये पहली मर्तबा हुई है या माजी की हुकूमतों के साथ भी बैरूनी ताकतें ये सब कुछ करती रहीं और वो झेलती रहीं, बर्दाश्त करती रहीं, उसको सामने लेके नहीं आई? और क्या इस सूरत हाल में इस अदम एतमाद की तहरीक से जब 3-4 दिन पहले इस तरह का खत को डिस्क्लोज किया जाएगा तो शुकूक व शुबहात भी जन्म लेंगे? और क्या इस खत की वजह से अदम एतमाद की तहरीक रोक देनी चाहिए? देखें, मैं आपकी पहली बात का जवाब बाद में दूंगा। पहले दूसरी बात जो आपने ये कही कि जी इससे पहले भी होता रहा, हमारा तो सवाल ही है, हमने इसीलिए नया पाकिस्तान बना था कि ये पाकिस्तान किसी भी दूसरे मुल्क की यहाँ उसकी मर्जी से यहाँ हुकूमतें बने, यहाँ टेलीफोन कॉल आए और सब ढेर हो जाएं, यहाँ वो हमारे बंदों को ड्रोन हमले करें और हम उनको रोक ना सकें, वो आके उसामा बिन लादेन को हमारे मुल्क के अंदर आके मारें और वो हमसे डरें कि हमको रिएक्ट करेंगे और हम उनकी तारीफ करें। यही बात कर रहे हैं ना जरदारी साहब की और नवाज शरीफ साहब की, और यही हमें पाकिस्तान को बताना है। मैं दोबारा से नंबर्स गेम की बजाय आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि 2 दिनों में मुल्क की काया पलट सकती है। ये चीजें सामने आ रही हैं। अच्छा, बिल्कुल इन चीजों के मैंने कहा फार रीचिंग कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने इसलिए कहा था कि अगर पाकिस्तान किसी दूसरे मुल्क की कोई कॉलोनी है तो फिर क्या ये आज़ादी, क्या ये बातें, क्या ये जमहूरियत, क्या ये चीजें? अगर जमहूरियत तो ये है कि अवाम पाकिस्तान के नुमाइंदे अवाम पाकिस्तान के इंटरेस्ट में आइन और कानून के मुताबिक अगर वो काम करते हैं फिर तो ये अखलाकी तौर पर मेरे लिए काबिल कबूल है। लेकिन अगर कोई आदमी किसी बैरूने मुल्क की कोई किसी एजेंडे पे आके यहाँ इकट्ठे करके बंदे उनको वोट दिलवाता है, उसके लिए पैसों का इस्तेमाल करता है, उसके लिए बैरून अक़वामी इन्फ्लुएंस इस्तेमाल होता है, तो कहाँ गई आपकी आज़ादी? पाकिस्तान इसलिए तो नहीं बना था कि हम तो इंडिया के साथ यही मसला था ना कि हमारी खुद मुख्तारी नहीं थी। लिहाजा हम समझते हैं कि खुद मुख्तारी एक मुल्क की अगर माजी में नहीं थी, इसीलिए पाकिस्तान की आज इज्जत नहीं है, पाकिस्तान के सियासतदान की और पाकिस्तान के पासपोर्ट की। हम ये वादा करके आए थे कि पाकिस्तान ला इलाहा इल्लल्लाह पे बना है और पाकिस्तान के फैसले अब किसी और हेडक्वार्टर में किसी और जगह पे नहीं होंगे। अच्छा सदाकत साहब, अब इसी अवामी तौर पे इलेक्शन में आप इसका सोचें हनीफ साहब, ठीक है, कि अवामी तौर पे इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। सदाकत साहब, ये आपका पॉइंट आ गया। अच्छा, और मुल्क के इशारे पे
चलते हैं। आपका पॉइंट आ गया। मुझे बताएं कि आपने कहा कि बिलावल और बाकी किसी और इशारे पे बैरूनी एजेंडे पे, ये एमक्यूएम कौन से एजेंडे पे है? सबसे अहम आपकी हलीफ इतने सालों तक आपके साथ खड़ी रही, सारे सर्द सारे गर्म बर्दाश्त करती रही, लेकिन फाइनल मोमेंट पे वो ऐसे साथ छोड़ गई जैसे वो कहते हैं ना कि कभी थे ही नहीं आपके साथ। तो क्यों, उनके साथ क्या हुआ? देखिए जो मैं अलग एक चीज ऐड कर लीजिए फैसल की बात में, फैसल की बात में ऐड कर लीजिए कि जितने मुनहरफ अराकीन हैं और जितने मुनहरफ इत्तेहादी हैं, उनके जितने तहफ़्फ़ुज़ात हैं, क्या वो सारे ही गलत हैं? हाँ। नहीं, देखिए पॉलिटिकल पार्टी है, हर आदमी के जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात भी हैं, कुछ हुकूमतें हल कर सकती हैं, कुछ नहीं कर सकती, गलतियां भी हमसे हुई होंगी। मैं ये नहीं कहता कि हम सब कुछ ठीक कर रहे हैं, गलतियां भी हैं, हमारा नया तजर्बा भी है और इनसे भी हमारी कोई इतनी पुरानी अंडरस्टैंडिंग नहीं है। और पॉलिटिकल आप बिल्कुल ठीक आपने तज्जिया किया कि मुनर्रफ अरकान तो हमारा वोट लेके आए, ये इत्तेहादी नहीं लेके आए, लेकिन हम नहीं समझते कि इत्तेहादियों तक ये बातों का इल्म है। अगर ये खत आप कह रहे हैं कि कुछ जेन्युइन चीज नहीं है, तो वजीर आजम ने चीफ जस्टिस को भी ये कहा है कि अगर आप चाहें तो हम आपको भी खत दिखा सकते हैं। हमने जर्नलिस्ट को भी दिखाया है और ये हम हुकूमत ने ये फैसला किया है कि एक इन कैमरा सेशन में ये ऑपोजिशन को और पार्लियामान को भी वो खत दिखाया जाएगा। सदाकत साहब, अब आप खत का जो जिक्र करें, आपकी बात बिल्कुल बजा, लेकिन जिस चीज़ का भी हम जिक्र करें, मैं चाहूँगी उस पर आप प्लीज़ खुल के कमेंट करें। हम बात कर रहे हैं उस चीज़ की जिसने बचानी है कुर्सी, लेकिन जब इत्तेहादी साथ ही नहीं रहेंगे, अब मनाने में आप लोग नाकाम हो गए, तो फिर वो कौन सा ऐसा कॉन्फिडेंस है जो आप ये कह रहे हैं कि संडे तक बिल्कुल काया पलट जाएगी? नाकामी हुई क्यों एमक्यूएम को मनाने में? देखें कुछ बातें मैं बासी साहब को सिर्फ उस बात का, बासी साहब आपने जो कहा ना कि खत पे हम लोग शक कर रहे हैं, हमें कोई शक नहीं है। जो आपने कहा ना 2 दिन बाद काया पलट जाएगी, मैं आपको एक खबर दे देता हूं, मुखबरी कर रहा हूं। ऑपोजिशन के हलकों में ये नैरेटिव जो है बिल्ड किया जाएगा आइंदा आने वाले दिनों में कि ये खत ठीक है, अच्छा, इसका मतन भी दुरुस्त है, ये पेपर भी ठीक है, मगर ये फरमाइशी खत है जो अपना इक़्तिदार बचाने के लिए मंगवाया गया है। ये नैरेटिव भी आ सकता है सर। देखें नहीं साहब, आप जो बात कर रहे हैं ये बात इतनी आसान नहीं है, और अगर इतना हम उनकी तरह बेईमान है ना, तो फिर हमें बिल्कुल इक़्तिदार में रहने का कोई हक नहीं है। अगर इमरान खान भी ऐसे इस तरह का कोई धोखेबाजी करते हैं ना, फिर इमरान खान को भी कोई हक नहीं है। ऐसी बात नहीं है, इसके लिए संजीदा ये बात है। अगर पार्लियामान की जो एलाइज पार्टीज हैं, जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनके सरबराहों को भी एक खास हद तक, जिस हद तक कानूनी मामला पेचीदा ना हो, उनको ये मामला से आगाही करेंगे। और लोगों को जो आप कह रहे हैं एमक्यूएम है या बाप पार्टी है या कोई और है, उनको इसका इल्म नहीं है। इल्म सिर्फ 3 या 4 लोगों को है, बाकी जो बेचारे जो मुनारिफ अरकान हैं या MNAs MPAs हैं, उनको अंदाजा नहीं है। अब हमारा तरीकाकार क्या है, हम अवामी आगाही के जरिए ऐसे लोगों का मुहासबा करेंगे जो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी और पाकिस्तान को आइंदा एक मुस्तकबिल में एक बाइज़्ज़त कौम बनाने के रास्ते में रुकावट होगी। और किसी मुल्क को या किसी मुल्कों के ग्रुप को ये इजाज़त नहीं है वो इमरान खान को ये कहें कि अगर इमरान खान की तहरीक-ए-तमद्दुद नाकाम होती है तो पाकिस्तान के लिए कॉन्सिक्वेंसेज है। ये सोचें, जब अवाम पाकिस्तान को इस पर यकीन आ जाएगा तो फिर हालात क्या होंगे। आपको तो ये वाली हुकूमत लग रही है। सदाकत साहब कह रहे हैं अगर अवाम को यकीन आ जाएगा तो काया पलट जाएगी। आप अपने मुनरिफ अराकीन को, एमक्यूएम समेत दीगर हलीफ जमातों को शायद उस खत पे राज़ी नहीं कर पा रहे हैं। अगर आप अपने लोगों को, अपनी हलीफ जमातों को, अपने अराकीन को राज़ी नहीं कर पा रहे, क्या आवाम को राज़ी कर पाएंगे? क्या आप इन सबको वापस ले आएंगे? सीधा सीधा जवाब दीजिएगा। देखिए मैं बड़ा सीधी बात कर रहा हूँ, ये खत लेट निकालने की बहुत सारी वजूहात थी, बहुत सारी जगहों पर डिस्कशन हो रही थी। और नंबर 2, यहाँ पे OIC कॉन्फ्रेंस थी। OIC कॉन्फ्रेंस का पूरा हम चाहते कि वो पीसफुली हो जाए, क्योंकि बहुत बड़ी अचीवमेंट है इस हुकूमत की। उसके बाद इस खत के अब जो मंदरजात हैं तरीके से आ रहा है। अभी लोग शायद कन्विंस नहीं है, लेकिन यही मैं कह रहा हूँ अगले 1 आध दिन में आपको अंदाजा नहीं, जब वज़ीर आज़म खिताब करेंगे तो बहुत सारे लोगों के ज़मीर इजाज़त नहीं देंगे, उनके हल्के के लोग उनको इजाज़त नहीं देंगे तो पाकिस्तान की आज़ादी और खुद मुख्तारी के खिलाफ किसी ऐसे ग्रोह का हिस्सा बने। वोटिंग अभी हुई नहीं है, वोट पोल होगा। नईम साहब, जब वोट पोल होगा ना, फिर मैं और आप बात करेंगे। मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपके अपने ज़राए हैं और बिल्कुल काबिल एहतराम है, लेकिन जो मेरे ज़राए
वो सियासी जराए सियासी कि लोगों को जब उनको सदाकत यकीन साहब, आ आप जो कह रहे हैं ना, वो फिर मैं ये कहूंगी आसान से लफ्जों में कि कोई सरप्राइज देने वाली है गवर्नमेंट। अब ये सरप्राइज नहीं, एक दो सरप्राइज अभी और है। अच्छा, एक दो यही है, सही है, पब्लिक किया जाए। ठीक है। सदाकत अली अब्बासी साहब, नईम हनीफ साहब, आप दोनों का बेहद शुक्रिया, आप लोग कर थे। अगेन फैसल, जैसे कि मैं आगाज में भी कह रही थी ना कि हर बदलती सूरत हाल एक नया सरप्राइज पाकिस्तानी अवाम को दे रही है। सो अभी एक लेते हैं ब्रेक, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक वंस अगेन। अब उस शहर की बात करते हैं जिसके बारे में ये कहा जाता है कि कराची एक कमाऊपुत शहर है, पूरे पाकिस्तान को फीड करने वाला है ये शहर, लेकिन यहाँ पर हालात ऐसे हैं कि जब हम उस पर गुफ्तगू करते हैं, बात करते हैं, तो यकीन करें कि हमारे दिल अफसुर्दा हो जाते हैं, बहुत अफसुर्दा होते हैं। अब कराची का मसला क्या है, आप मोबाइल या कोई और वैल्यूबल लेके निकलें और आधे घंटे में वो अगर ना चला जाए तो आप नाम बदल दें। इलाका औरंगी टाउन, यहाँ हुआ ये कि ऐसा ही कुछ हो रहा था। अब शहरी ने यहाँ पे डाकू को पकड़ लिया, लेकिन फिर हुआ क्या कि वो पकड़ना महंगा पड़ गया उसको। अब ये क्यों का जवाब जो है ना, शाहनवाज अली कादरी की रिपोर्ट में हम आपको देंगे। दिखाएं कराची की किस चीज को आप रोएं। यहाँ पे आम आदमी से लेके बाजार तक महफूज नहीं है। इलाका है सदर, यहाँ सुनार की दुकान में लूट मार हुई, इसकी सीसीटीवी फुटेज भी आई है। और जो मनाजिर देखे गए उसमें देखा जा सकता है कि एक मुसल्ला मुलजिम बैग टांगे दुकान में दाखिल होता है और असलहे के जोर पर दुकान में मौजूद अफराद को यरगमाल बना लेता है। मुलजिम के दो साथी भी दुकान में दाखिल होते हैं और एक बैग में नकदी और जेवरात भरते हैं। पुलिस के मुताबिक मुलजिमान 20 तोले सोना और 13 लाख रुपए कैश लूट कर फरार हुए हैं। वारदात की जो FIR है वो दर्ज कर ली गई है। तो जनाब, अब जरा कराची के बाद हम लाहौर का रुख करते हैं, जहां कैमरास का निज़ाम बड़ा मजबूत है, लेकिन क्या करें कि चोरी चकारी रुक नहीं रही है। लाहौर में गाड़ी चोरी की CCTV फुटेज भी मंजर आम पर आई है। पुलिस ताहाल मुलजिमान को गिरफ्तार करने में नाकाम है। अब ये जो गाड़ी चोरी हुई है, ये वारदात हुई है समनाबाद के इलाके में। अब इस फुटेज में आप देख सकते हैं कि गली में खड़ी गाड़ी स्टार्ट ना हुई, चोर धक्का लगाकर उसको लेके जा रहे हैं। गाड़ी चोरी की वारदात ये चंद रोज कबल हुई थी। पुलिस ने वारदात का मुकदमा दर्ज कर लिया है। चलें जी, एक ब्रेक लेते हैं। जब ब्रेक से वापस आएंगे तो आपकी मुलाकात करवाएंगे फख्रे पाकिस्तान से, लेकिन इस ब्रेक के बाद। उन्हें 23 मार्च 2022 को फन मुसव्वरी में आला खिदमात पर सितारा इम्तियाज से भी नवाजा गया है। जो हमारे लिए बहुत प्राउड मोमेंट है ये कि इस वक्त राशिद राना हमें ज्वाइन कर चुके हैं और ये यकीनन एजाज़ है हमारे लिए कि हम उनसे बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम राशिद, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग महक एंड फैसल, गुड टू बी हियर। ओके राशिद, लाइक बेस्ट पवेलियन एक्सटीरियर डिज़ाइन एक ऐसे मुल्क में कि जहाँ पे विद द वर्ल्ड मीट्स, उसके बारे में कहा जाता है, वहाँ पे इतना शानदार पवेलियन डिज़ाइन करना और पूरी दुनिया में स्टैंड आउट करना कैसा एक्सपीरियंस है, पहले तो ये बताइए। जी बहुत एक अच्छा मौका था स्पेशली आर्टिस्ट के लिए कि हम ये बाबर करा सकें कि जो पावर ऑफ इमेजेस है और जो आर्ट की पावर है, जो सॉफ्ट इमेज है हमारा, जो दुनिया को नज़र नहीं आता बिकॉज हम दुनिया में किसी और तरह से लेबल्ड हैं और जाने जाते हैं, जबकि हकीकत ये है कि हम एक 7000 साल पुरानी तहजीब हैं और यहाँ पे जो हिस्ट्री है, कल्चरल हिस्ट्री है, वो इतनी रिच है। तो जो मीडिया है वो सिलेक्टिव पिक करता है इंटरनेशनली चीज़ें, और हमारी परसेप्शन पिछली कुछ 2 दहाइयों में एज यू नो कि वो बड़ी फ़र्क है। तो इसलिए भी इसको पसंद किया गया और प्लेजेंट सरप्राइज़ था लोगों के लिए, बाहर के लोगों के लिए भी और जो हमारे अपने लोग हैं उनके लिए भी, कि हमें मौका मिला अपने आप अपनी मुल्क की जो परसेप्शन को आर्ट के ज़रिए चेंज करने का। आपने अवार्ड का जिक्र किया, जो कि बुर्ज CO एक कंपनी है जो कि जिसे कहते हैं कि ऑस्कर्स हैं यू नो कॉर्पोरेट वर्ल्ड के, उनसे हमें ये अवार्ड मिला। लेकिन कल शाम एक और न्यूज़ बहुत ज़बरदस्त हमारे लिए आई है जिसपे तो हम सबको मुबारकबाद हो, और ख़ास तौर पे क्यूरेटर नूरजहां बिलग्रामी को, क्योंकि हमें सिल्वर मेडल मिला है, इंटरनेशनल जूरीज ने दिया है फॉर द इंटीरियर एग्जीबिशन। जबरदस्त, बहुत आला। बिल्कुल।
So we must have faith in ourselves as a nation. We can do anything. ज़बरदस्त। अभी राशिद, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि फर्दर प्लान्स क्या है, बिकॉज कल मैंने आपका प्रोफाइल भी चेक किया, माशाल्लाह ज़बरदस्त, जिससे देख के आप कहें ना कि वाओ एक्सेलेंट, सुपर से भी ऊपर वाली चीज़, तो वो आपका प्रोफाइल था। लेकिन मज़ीद इन फ्यूचर फर्दर प्लान्स आपके क्या क्या हैं, प्लीज़ शेयर कीजिएगा। जी, मैं इन टर्म्स ऑफ प्रोजेक्ट्स तो 2-3 और प्रोजेक्ट्स हैं। एक मेरा प्रोजेक्ट है खान म्यूज़ियम के लिए, जो पिछले 1 साल से चल रहा था, वो सेल्फी इमेजेस पे बेस करता है। बट जनरली मैं आपसे आपके तवज्जुह से शेयर करता चलूँ जो मेरी वर्क फिलॉसफी है, जो आइडियोलॉजी है, ओवर द इयर्स जो इवॉल्व और डेवलप हुई है, जो which informed my practice, and that's something which became handy and useful in designing the Pakistan Pavilion exterior. वो ये है कि मैं ये समझता हूँ कि जब आप थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आपका ताल्लुक़ हो तो बड़ा आसान है कि आप अपने या तो माजी के रोमांस में खो जाएं, जो कि बड़ा आसान है हमारे लिए क्योंकि हमारा एक शानदार माजी है। या फिर आप बड़ा आसान रास्ता है कि और लोग समझते हैं कि जो डेवलप कंट्रीज़ हैं उनकी तकलीद आप करें, उनकी फुटस्टेप्स में चलें। So which may not be necessarily the best strategy always, because जब आप किसी के फुटस्टेप्स में चलेंगे तो हमेशा आप पीछे ही रहेंगे। तो हमें एज ए कंट्री फ्रॉम द ग्लोबल साउथ अपने लिए नई लेगेसीज और नई ट्रैजेक्टरीज बनानी है। हमें वी हैव टू थिंक अफ्रेश। सो उस सोच के साथ हमें अपनी पॉसिबिलिटीज को ओपन रखना है। आई वाज ट्रेन्ड एज अ पेंटर मेनी इयर्स बैक फ्रॉम एनसीए, लेकिन मेरे अपने जहन में मैंने कंफर्म नहीं किया, वो हदें नहीं लगाई कि मैं पेंटर हूँ तो पेंटर सिर्फ ये कर सकते हैं। तो मुझे आई रिमेन ओपन टू पॉसिबिलिटीज़, जिसकी वजह से मुझे मौका मिला कि मैं न्यू मीडिया को अपनी प्रैक्टिस में यहाँ पे इंट्रोड्यूस करा सकूँ। और उसके बाद भी मैं अपने जहन में, दो आई एम लेबल्ड एज एन आर्टिस्ट, बट अपने जहन में मैं ये लेबल भी तारी नहीं करता। मैं समझता हूँ कि बहुत सारे आइडियाज़ होते हैं और उनको किसी ना किसी फॉर्म में और शक्ल देने की ज़रूरत पड़ती है। तो यू नो आई कैन नॉट डिस्क्लोज ऑल द डिटेल्स, बट इन द नियर फ्यूचर I might be venturing into ideas which normally artists do not undertake. That's wonderful. और राशिद साहब, क्योंकि दुनिया जो है वो डिजिटल होती जा रही है, हम देख रहे हैं कि आर्ट भी उसी तरीके से डिजिटल होता जा रहा है। मैं इस पे तो आपसे ज़रूर सवाल करूँगा, बट लेट मी टेक यू बैक अ बिट। मुख्तलिफ ममालिक जो हैं वो टूरिज़म के हवाले से अपनी जो उनकी आर्ट है, जो उनका इंफ्रास्ट्रक्चर है, उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो वहाँ पे आर्ट वर्क हुआ हुआ है, उसको ना सिर्फ प्रिजर्व करते हैं बल्कि जिन्होंने बनाई उनके नाम की यूनिवर्सिटीज़ भी हैं। हमारे मुल्क में फ़ाइन आर्ट्स और इन सारी चीज़ों को क्या वो ड्यू रिस्पेक्ट अभी तक मिली है? जी, आई वुड से नॉट, नहीं मिली। और उसमें आई थिंक आपका, हमारे मीडिया ने बहुत सारी चीज़ों में एक बड़ा अहम रोल प्ले किया है पिछली 2 दहाइयों में, सिंस 9/11 इट हैज़ रियली कम अ लॉन्ग वे। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि अभी आगे की तरफ जाते हुए मीडिया का एक बड़ा ज़बरदस्त किरदार हो सकता है, जहाँ पे वो लाइफ की जो डिफरेंट डायमेंशंस हैं उनको उजागर करें। जैसे हम देखते हैं कि प्राइम टाइम पे सिर्फ पाकिस्तान में मोस्टली जो है सियासत के नाम पे मुर्गों की लड़ाई पे फोकस होता है। अगर हम कौम को दिखाएं कि कितने सारे इस मुल्क में इंडिविजुअल्स हैं, कलेक्टिव्स हैं, जो मुख्तलिफ शोबों में नहायत ही नुमाया किस्म की उनकी अचीवमेंट्स हैं, और उनके पास वो सिर्फ ये नहीं कि वो अपनी फील्ड में लिए बात सिर्फ कर सकते हैं, वो नेशनल डिस्कोर्स में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो आई थिंक हमें अपना जो है सर्कल है एक डिस्कशन का, डिस्कोर्स का, तरक्की का रास्ता आगे देखने के लिए, इस वतन के लिए हमें उन सबको उस डिस्कोर्स में शामिल करना होगा। मीडिया को उन लोगों को हाईलाइट करना होगा। सिर्फ अगर आर्ट के शोबे की आप ले लें जिससे मेरा ताल्लुक है, आई एम नॉट द ओनली वन, देयर सो मेनी अदर आर्टिस्ट हु हैव डन रियली वेल इन द लास्ट फ्यू डेकेड्स। उन्होंने कंटेम्प्रेरी आर्ट में दुनिया में पूरा और जगहों पे नाम बनाया है, और मुल्क के लिए विदाउट किसी सपोर्ट के, स्टेट सपोर्ट के, they have been playing a part in changing perception of the country. तो आपने बिल्कुल सही फरमाया कि आर्ट का जो आर्टिस्ट का जो स्टेटस है इन द सोसाइटी, और जो उनकी क्रिएशंस हैं और जो वो कंट्रीब्यूट करते हैं, उसको एक्नॉलेज करने की और उसको हाईलाइट करने की बहुत ज़रूरत है। और आई थिंक ये जो प्रोजेक्ट था एक्सपो का, मुझे ख़ास तौर पे दिली खुशी इसीलिए है
कि इसकी वजह से एक अवामुन नास के अंदर ये चीज़, ये तासुर खूब फैला है कि जो मुल्क का इमेज है वो सिर्फ पॉलिटिशियन या इकोनॉमिस्ट या टेक्नोलॉजिस्ट या स्पोर्ट्स पर्सन वो भी करते हैं। आर्टिस्ट कैन चेंज द परसेप्शन ऑफ द कंट्री, दे कैन प्ले ह्यूज रोल कि उनकी जो क्रिएशंस हैं they can become the symbol of the country, they can become the mascot, it can become something that represent our country very well. तो ये बिल्कुल आपने सही फरमाया, हमें इस सिम्त में काम करने की बहुत ज़रूरत है और जब हम चेंज करेंगे स्टेटस आर्टिस्ट का सोसाइटी में तो उससे they can become part of a wider discourse. बिल्कुल राशिद, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने। अगेन कंग्रेचुलेशंस, जो आपको एक अवार्ड से नवाजा गया है और हमारे लिए बड़े फ़ख्र की बात है। ब्रेक ले लें? जी हाँ, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, मज़ीद स्टोरीज आपके साथ शेयर करेंगे। वेलकम बैक। अब बात करेंगे इल्म की शमा की, जिसको रोशन किया एक ऐसे शख्स ने जो कि काबिल तारीफ है। खैबर पख्तूनख्वा के कबायली अजला बाजोड़, मोहम्मद और खैबर, जहां कभी दहशत के खौफ के साए थे और अब यहां मुकम्मल अमन व अमान कायम हो गया है। लोगों में शऊर और कामयाबी की लगन पैदा हो गई है। फ्रंटियर कोर नॉर्थ के इश्तराक से नौजवानों के लिए डिजिटल मार्केटिंग के हवाले से फ्री ट्रेनिंग का इनेकाद किया गया है, जिसमें 350 नौजवानों को सोशल मीडिया के इस्तेमाल के तरीक़ाकार, डिज़ाइनिंग, वीडियो एडिटिंग और फ्रीलांसिंग की ट्रेनिंग दी गई है। ज़िला मालाकंड के नौजवान रफ़ीउल्लाह ने रज़ाकाराना तौर पर अपनी खिदमात सरअंजाम दी। डिजिटल एक्सपर्ट रफ़ीउल्लाह अब तक मुल्क के मुख्तलिफ अजला के 35,000 से ज़्यादा नौजवानों को ट्रेनिंग दे चुके हैं और रफ़ीउल्लाह हमारे साथ मौजूद हैं। हम इनसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। रफ़ी, अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आप हमें वक्त दे रहे हैं, हमसे गुफ्तगू कर रहे हैं। वो कहा जाता है ना कि पहले माशरा आपको देता है और फिर एक वक्त आता है कि जब आप फैसला करते हैं कि नाउ इट्स माई टाइम टू पे बैक। तो आपने बगैर किसी मुआवजे के इतने लोगों को ट्रेनिंग दी है, क्या सोच है आपके जहन में? वालेकुम अस्सलाम। सोच तो मेरा ये है कि मैं अपने कम्युनिटी को पे बैक करूं, लेकिन उसके लिए मैं ख़ुद पर्सनली भी जाता हूं। लेकिन इस बार मुझे कॉल आ गई FC नॉर्थ क़लाबल हिसार के अहकाम के साइड से कि आपने मोहम्मद, बाजौड़ और खैबर एजेंसी में ट्रेनिंग देनी है। तो मेरी खुशी की इंतहा नहीं थी कि मतलब ऐसे इलाके जहाँ पर लोग डरते हैं जाने से, और मुझे मौका मिल रहा है कि मैं वहाँ पर जाकर जो स्किल्स मैं 2016 से मार्केट को दे रहा हूँ, 2016 से मैं कंपनीज़ को दे रहा हूँ, उस स्किल्स को जाके मैं अपने कबायली इलाक़ाजात में लोगों में, जवानों में इंजेक्ट कर लूँ। तो ये बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि मुझे इसके लिए चुना गया क़लाबल हिसार के साइड से। सही। रफ़ी, जैसे आपने जिक्र भी किया ना कि उन इलाकों की बात आप करें जहाँ पर कभी दहशत और खौफ के साए थे, लोग जाने का सोच भी नहीं सकते थे, आपको वहाँ के लिए इनवाइट किया, ये बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताएं कि इस सफ़र का आगाज़ कैसे हुआ? इस सफ़र के आगाज़ में कितने लोग आपके साथ थे? कौन सी मुश्किलात थी जो कि आपको जिनका सामना था? पर्सनली मेरे अपने सफ़र में या अभी जो ट्रेनिंग हुई थी? जी, आपका अपना सफ़र। मेरा अपना सफ़र तो अगर मैं स्टार्ट कर लूँ तो मैं खुद भी रो पड़ूंगा और मेरे सुनने वाले भी रो पड़ेंगे। मैं चाहूँगी कि आप अपने दिल की बात इस प्लेटफॉर्म के जरिए लोगों तक पहुँचाएं। मैं तो बचपन का नहीं कहूँगा, लेकिन जब मैं 2016 में पेशावर आ गया अपने कैरियर को कंटिन्यू करने के लिए, डिग्री मैंने कंप्लीट कर दी। उसके बाद मैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में जब मैं पेशावर में आ गया तो आप यकीन कर ले 31 सॉफ्टवेयर हाउसेज में मैंने एक दिन में CV जमा कर दी और मेरे पास कोई सॉलिड स्किल नहीं था, और 31 सॉफ्टवेयर हाउसेज ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि आप ये चीज़ नहीं कर सकते, मतलब आपके पास स्किल नहीं है तो हम आपको क्यों हायर करें, हम आपको क्यों इंटर्नशिप दे रहे। तो ये एक पहली डिग्री की बात, पहली नाकामी थी कि मुझे एक दिन में 31 कंपनीज ने रिजेक्ट कर दिया। इवन मेरी CV ऐसी थी, मुझे पता भी नहीं था। CV भी मैंने 6 पेजेस की बनाई थी, मैंने कंप्लीट सब्जेक्ट्स डाले थे, हमें ये भी पता नहीं था। लेकिन उसके बाद मेरा कैरियर मैंने हज़म कर लिया कि इन लोगों ने मुझे रिजेक्ट कर दिया और इंशाल्लाह ये मार्केट बाद में मुझसे मशवरे लेंगे और मेरे सर्विसेज को हायर करेंगे, और 6 महीने बाद मैंने वो चीज़ अचीव कर दी। ये बड़ी ज़बरदस्त आपने रफ़ी बात बताई है, क्योंकि हमारे और सबसे अच्छी बात ये कि आपने पहले रियलाइज़ किया, क्योंकि हमारे यहाँ जो हमारे नौजवानों में आम तौर पे देखा जाता है कि अगर उन्हें इस तरह की कोई नाकामी मिलती है
तो वो ब्लेम गेम शुरू करते हैं कि यार मेरे पास तो इतना टैलेंट था, मुझे फलाने मेरिट नहीं पे लिया, नहीं मेरिट पे नहीं रखा। रखा, पर्ची चल गई, रिश्वत चल गई। लेकिन हमारा सबसे अच्छी चीज़ जो खुद एहतसाबी है वो आपके अंदर है, सबसे अच्छी बात यही है। तो रफ़ी, आपने फिर उसके बाद स्किल सीखना शुरू की, कौन सी सीखना शुरू की, कहाँ से सीखना शुरू की, उसमें कितना टाइम लगा? मैंने बड़े बहुत ज़्यादा लोगों से राब्ते कर लिए कि मतलब मैं इस फील्ड में जा रहा हूँ, आप लोग मुझे सपोर्ट कर ले, मुझे रास्ता दिखाए। अच्छा। असल में ये होता है कि जब मार्केट में आपका नाम नहीं होता, लोग आपको टाइम नहीं देते। जिस तरह माशरे में एक बंदा आगे जाता है, फिर लोग उसको फॉलो करना शुरू कर देते हैं। उसी टाइम मेरे पास कुछ भी नहीं था, जस्ट मैं था, रफ़ीउल्लाह काकी। तो लोग मुझे रिप्लाई नहीं कर रहे थे। बस एक बंदा था, उसने मुझे कहा कि आप ऐसा करें कि ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीख ले, और वहाँ से मैंने ऐप स्टोर ऑप्टिमाइजेशन सीखना स्टार्ट कर दिया। जाके गूगल में सर्चिंग स्टार्ट कर दी। वो कहते हैं ना कि एक्शन इज़ द मदर ऑफ सक्सेस। अगर मैं हार मानता कि मैंने नहीं कर सकता, मैंने नहीं करना है, मैंने जाके दिहाड़ी करने, प्राइवेट स्कूल में टीचिंग वगैरह करनी है, मैंने वो नहीं किया, मैंने एक्शन ले लिया। सही। और अल्हम्दुलिल्लाह से मैंने गूगल से वो स्टार्ट ले लिया, गूगल सर्च से, यूट्यूब सर्च से, क्योंकि आजकल अगर हम देख रहे तो इंटरनेट की वजह से दुनिया ग्लोबल विलेज बन चुकी है। बिल्कुल ऐसा ही है। तो मैंने स्टार्ट ले लिया, मैंने यूट्यूब से लोगों के कंटेंट देखना शुरू कर दिए, और वहाँ से मेरे करियर का आगाज़ हो गया। सही। और तकरीबन 6-7 महीने में जो मैं मुकाम में चाहता था उससे मैं आगे जा चुका था, क्योंकि मुझे लोगों ने रिजेक्ट कर दिया और मैंने हार नहीं मानी। तो अगर मैं हार मानता तो मैं आज इस जगह पे नहीं होता। मैं आज अपने कम्युनिटी को पे बैक करना तो दूर की बात है, कम्युनिटी मुझे एक्सेप्ट भी नहीं कर रही थी। सही। क्योंकि 4-5 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ज़्यादा लोगों को मैंने ट्रेन कर दिया, और बहुत से लोग बहुत ज़्यादा मुझसे ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, अपने टीचर से आगे जा चुके हैं। सही, ठीक। अच्छा रफ़ी, मैं ये चाहूँगी कि अब हम ज़रा उन कबायली अजला की बात करें जिनका हमने आगाज़ में जिक्र किया था, बाजोड़, मोहम्मद और खैबर। यहाँ के नौजवानों से जब आपकी मुलाकात हुई, उनका आपने इंटरेस्ट कैसा देखा, उनका जोश और जज्बा कैसे था, उनका इंटरेस्ट का क्राइटेरिया क्या था, क्या कहते थे कि किस चीज़ को उन्हें चूज़ करना है? अगर मैं इंटरेस्ट की बात बता दूं ना, तो इंटरनेट की वजह से वो लोग ये चीज़ें एज्यूम कर रहे हैं, मतलब देख रहे हैं। ओके। लेकिन मसला ये है कि वहाँ पर कोई जाता नहीं। अच्छा। लोग वहाँ जाने से डरते थे, और लोग वहाँ पर इसलिए नहीं जाते कि मतलब हमें पे कौन करेगा, हम वहाँ पे जाएंगे, सपोर्ट का मसला होता है। तो मैं अगर और सिटीज़ की निस्बत उन लोगों को कंपेयर करूँ तो वो लोग और सिटीज़ से माइंड में भी ज़्यादा तेज़ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ की वजह से वो लोग थोड़े पीछे है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। सही। मैं पहले ये सोचता था, मेरे सोच थी कि मैं मोमन एजेंसी जाऊंगा तो वहाँ पर हालात कैसे होंगे, मैं रहूँगा वहाँ कैसे रहूँगा, और वहाँ पर लोग कहते हैं कि इवन सिग्नल नहीं है, सिग्नल नहीं है, मोबाइल सिग्नल, इंटरनेट तो दूर की बात है। लेकिन जब मैं गया मार्च में मोमन एजेंसी में, बाजौड़ में, खैबर एजेंसी में, तो वहाँ पर मेरी जो डेटा थी वो वाईफाई से ज़्यादा तेज़ चल रही थी। तो वो बात भी गलत साबित हो गई कि मतलब वहाँ पर रिसोर्सेज नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। और मैं अगर बता दूं कि वो लोग कितने इंटरेस्टेड है इस चीज़ के लिए, लाइक फॉर एग्जांपल एक बंदा जब न्यू चीज़ देखता है तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट उस चीज़ में लेता है, तो वो लोग उस लेवल के हैं। इसी टाइम उन लोगों पे काम करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट का मसला भी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज़ का मसला नहीं है। अगर मैं फ्रंटियर कोर नॉर्थ की बात करूँ तो ये तो छोटी अपॉर्चुनिटी नहीं थी कि मुझे मलाकंड से उठा के वहाँ पर भेज दिया कि वहाँ पर जाके ट्रेन करे। और मैं आप लोगों को बता दूँ कि हम और सिटीज़ जाते हैं, मैं ट्रेनिंग्स देता हूँ, वहाँ पर रिटेंशन रेट मैंने देखा है आ जाता है 60% पे, 70% पे। और बाजौड़, मोहम्मद और खैबर एजेंसी में रिटेंशन रेट जो पहले दिन बच्चे आए थे उन लोगों ने अपने साथ कल और बच्चों को, यूथ को लाया कि मतलब आप भी सीख ले। ग्रुप में फर्स्ट दिन पे व्हाट्सएप ग्रुप्स मैंने बनाए कि मैंने तो आप लोगों को फिर आगे सपोर्ट करना है, क्योंकि मेंटर के बगैर कुछ नहीं होता। तो व्हाट्सएप ग्रुप में स्टार्ट में 40-50 बंदे एक ग्रुप में, और दूसरे दिन मेरे पास बच्चे इतने यूथ, वहाँ के जो यूथ इतने बढ़ गए कि अभी वो 400 से ज़्यादा एक्सीड कर चुके हैं। हर ग्रुप में 150 से ऊपर जा रहे हैं। मतलब रिटेंशन की तो क्या ही बात है, रिटेंशन से भी बात ऊपर तक जा चुकी है। ये बड़ी जबरदस्त बात आपने। अच्छा, मैं अगर बता दूं तो 300-350 बच्चे थे, लेकिन मैंने 300 लोगों यूथ को वहाँ पर ट्रेन नहीं किया, मैंने 300 खानदानों को ट्रेन कर दिया। और मैं देख रहा हूँ कि वो अपने दोस्तों को भी इस चीज़ की अवेयरनेस दे रहे हैं कि ये चीज़ हमने सीखी, आप भी सीख ले। उन लोगों के साथ अपनी नॉलेज को शेयर कर रहे हैं बिल्कुल बेसिक लेवल से। तो देख ले कि 300 नौजवानों से 300 खानदान, और वहाँ से ये सिलसिला इंशाल्लाह बहुत आगे जाएगा और बहुत जल्द आप लोग इसकी समरात को देखेंगे। अच्छा रफ़ी, हम एक ऐसे इलाके की बात कर रहे हैं, एक ऐसे वॉर टॉर्न इलाके की बात कर रहे हैं जहाँ पे मैं बार बार वो लफ्ज़ तो दहशतगर्दी ना इस्तेमाल करूँ, क्योंकि नाउ वी आर अवे फ्रॉम दैट,
लेकिन एक ऐसा इलाका जहाँ पे हमने मैसिव हिजरत देखी, फिर हमने वहाँ पे बड़ी मामलात ख़राब देखे, इस इलाके के नौजवानों का अगर ये आज़म है तो ये तो बड़ी ज़बरदस्त बात है। क्या आपने ये वहाँ पे एक्सपीरियंस किया कि अब जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं, कोई फर्म्स हैं, वो इन्वेस्ट करना चाह रही हैं इन नौजवानों में? इस हवाले से ज़रा मुझे बताएं। मैंने तो स्टार्ट में भी बता दिया कि ये ऐसा टाइम है कि इन लोगों पे इन्वेस्ट करना चाहिए, इन लोगों पे अभी इन्वेस्ट करना चाहिए, क्योंकि इंटरनेट की वजह से पहले इंटरनेट के इश्यूज़ थे, अभी वहाँ पर इंटरनेट के इश्यूज़ नहीं है, और ग्लोबल विलेज के कॉन्सेप्ट की वजह से वो लोग वहाँ पर कुछ ना कुछ सीख रहे हैं। तो अगर कोई प्रॉपर जाके वहाँ पर उनको गाइड करे, यूट्यूब से भी सीख सकते हैं, लेकिन यूट्यूब से वो क्वेश्चन नहीं कर सकते। सही बात है। और फिर वो यूट्यूब वाले ऐसे नहीं होते कि वहाँ पर कमेंट्स में उनको रिप्लाई करे। अगर लोग जाके वहाँ पर फिजिकली इन्वेस्ट करना चाहे तो ये ऐसा मौका है कि मतलब बिल्कुल ज़बरदस्त मौका है। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वहाँ पर जाके अभी कोई इन्वेस्ट करे ट्रेनिंग्स पे, किसी भी बिजनेस में, किसी भी साइड पे अपॉर्चुनिटी दे, तो वो बंदा बहुत ज़्यादा मतलब उसका बिजनेस बहुत ज़्यादा भी आगे जाएगा और कामयाब भी होगा, क्योंकि उन लोगों को अभी ज़रूरत है। फिर अगर वहाँ पर कंपटीशन बढ़ जाती है और लोग स्टार्ट करते हैं तो फिर मतलब आगे फिर इतना आसान नहीं होता। लेकिन जितना मैंने देखा कि उन लोगों में कितना पोटेंशियल है, इवन वो लोग वहाँ पर जाकर बड़े बड़े कंपनीज, आजकल जो ई-कॉमर्स का ट्रेंड चल रहा है, बहुत से बच्चों को मैंने देखा कि वो इस चीज़ से भी अवेयर थे, लेकिन उनको प्रॉपर गाइडेंस वाला नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग से थोड़ी बहुत सुना था कि डिजिटल मार्केटिंग के थ्रू हम अपने करियर को आगे ले जा सकते हैं, वेब डेवलपमेंट के थ्रू ले जा सकते हैं, ग्राफिक डिज़ाइनिंग के थ्रू ले जा सकते हैं, लेकिन प्रॉपर गाइडेंस ना होने की वजह से वो लोग स्टक है। अगर ये कंपनी जाके वहाँ पर अपने सर्विसेज देना स्टार्ट कर ले तो यकीन कर ले ये पेशावर और लाहौर इस्लामाबाद के साथ कम्पीट कर सकते हैं। क्या बात है रफ़ी, बेहद शुक्रिया आप गुफ्तगू कर रहे थे वक्त देने के लिए। अगेन फैसल वही बात की जैसे उन्होंने भी जिक्र किया ना कि स्टार्टिंग में उन्हें भी मुश्किलात का सामना रहा, चैलेंजेस का सामना रहा, लेकिन उन्हें हिम्मत नहीं आ रही, अपने आप पर यकीन रखा। तो प्लीज़ अगर कभी भी आपको रिजेक्शन का सामना हो तो उसको पॉजिटिव लें और अपने ऊपर मजीद मेहनत करें, बजाय इसके कि आप बहुत ज़्यादा डाउन हो जाए, सोचो कि आप कुछ कर ही नहीं सकते। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। किसी भी किस्म की रिजेक्शन वेलकम बैक। अब ज़रा आपकी सेहत की बात करते हैं। सेहतमंद, लंबी और भरपूर ज़िंदगी गुजारना हर किसी का ख्वाब है, लेकिन इसका बराह रास्त ताल्लुक़ आपकी ग़िज़ा से है। कम और कुदरती ग़िज़ाओं का इस्तेमाल सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जबकि जंक फूड हो जाए या बहुत ज़्यादा मसालों वाला अगर खाना हो जाए तो ये आपकी सेहत को ख़राब कर देता है और फिर होता यह है कि आप बीमार हो जाते हैं, मुख्तलिफ बीमारियों का शिकार हो जाता है। इस वक्त फैसल मुझे देख रहे हैं क्योंकि उन्हें मसालेदार चीज़ें खाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और जैसा कि इनको तो है ही नहीं बिल्कुल, और मुझे जंक फूड खाना बहुत ज़्यादा पसंद बिल्कुल है ही नहीं। तो अब है ये कि रमज़ान आ रहा है, वो कुदरत ने ना और मुझे पकौड़े खाना बहुत पसंद है, तो कुदरत ने हमारे लिए वो एक टाइम ये मखसूस किया हुआ है जहाँ पे हम अपने आप को ना सिर्फ अपने आप को क्लेंस कर सकते हैं, बल्कि वो आदत भी आगे के लिए अपना सकते हैं। अब इफ्तार में क्या चीज़ें होनी चाहिए, सहरी में क्या चीज़ें होनी चाहिए और किस तनासुब से हमें ये तमाम तर चीज़ें करनी चाहिए, और आज का पता है डिस्कशन का फोकस क्या होना चाहिए कि इस आदत को जो हम रमज़ान में अपनाएं, इसको आगे कैसे कैरी फॉरवर्ड करें, बिकॉज ये एक प्रैक्टिस है ना सिर्फ रिलीजियस भी बल्कि बाकी चीज़ें भी, कि हम उसको कैसे आगे कंटिन्यू करते हैं। तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे साथ न्यूट्रिशनिस्ट डॉक्टर अरीश हारून साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू दिस स्टूडियो। बड़ा ही अहम मौजू, कई मरतबा इस पर बात हो चुकी है, बहुत लोग कह चुके हैं आप फलाना खाएं, ये ना करें, लेना है तो ऐसा ले लें, एयर फ्रायर ले लें, ऐसा कर लें। तो गुफ्तगू का आगाज़ यहीं से करते हैं, बजाय इसके कि हम मोटी मोटी बातें करें, ज़रा माइक्रो लेवल से हम स्टार्ट करते हैं। जब आप पूरा दिन फास्ट करते हैं, पूरा दिन भूखे रहते हैं, आपके जिस्म में आपका जो शुगर लेवल है वो बहुत डाउन हो जाता है, लेकिन उसके बाद जैसे ही इफ्तार लगता है और शरबत से आगाज़ और पकोड़े से पे इख्तिताम, हमारा शुगर लेवल कहाँ जाता है? ज़रा इस पर ज़रा शुरू। बिल्कुल आपने जो कहा ना कि हमारी बेसिकली इंसुलिन भी उस वक्त बड़ी नीचे आ जाती है, स्टेबलाइज होना शुरू होती है, वो प्रोसेस स्टार्ट होता है जब फैट बर्निंग होती है, क्योंकि जब आप इतनी देर फास्टिंग करते हैं तो आफ्टर अ सर्टेन टाइम आपका फैट बर्न स्टार्ट होता है, और जब वो स्टार्ट होता है ना तो वो फीलिंग आती है, वो जो होती है कि हंगर पैंस जो हम कहते हैं, चूहे दौड़े पेट में, वो वाली आती है, और उस टाइम पर इफ्तारी हो जाती है। तो प्रॉपर इफ्तारी का तरीका ये होता है जो आई थिंक
एवरी डॉक्टर से कि अगर आप खजूर खाएं, अपना कोई होममेड शरबत या स्मूदी कोई आप बना के वो लें, नमाज़ पढ़ के आएँ और फिर आप इफ्तार की टेबल पे बैठें। रीज़न बीइंग कि जब आप नमाज़ पढ़ते हैं तो 20 मिनट्स आपके जो ब्रेन स्टमक से ब्रेन तक सिग्नल्स जा रहे हैं, 20 मिनट्स लगते हैं आपके ब्रेन को ये प्रोसेस करने में कि हाँ मैं खाना शुरू मिल रहा है। तो अब वो एपेटाइट का जो है ना आपका हार्मोन जो आपकी एपेटाइट इंक्रीज कर रहा होता है वो थोड़ा सा सप्रेस हो जाता है। तो वो 20 मिनट उस नमाज में आप अगर आपसे नमाज तसल्ली से पढ़ के वापस आएंगे, वो सप्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, तो आप ओवर इंडल्ज नहीं करेंगे। सही है। जो पकोड़े खाने समोसे, मेरे पास तो क्योंकि क्लाइंट्स हर तरह के आते हैं ना, तो अब घर में सबकी इफ्तार टेबल लगी हुई है, अगर आपने कोई डाइट करनी है या बहुत हेल्थ कॉन्शियस हो गए कि मैं नहीं खाऊंगा, वो इम्पॉसिबल है क्योंकि नेचुरल है ह्यूमन क्रेविंग्स। मतलब देखिए ना आपके सामने अगर पकोड़े हैं, समोसे, चाट, दही बड़े और इसके अलावा और भी फ्राइज हो गए या बहुत सारी चीजें हमारी तो हम हाथ नहीं रोक पाते उसकी फिर क्वांटिटी, क्योंकि जब आपको थोड़ा सा हौसला हो जाएगा तो आप क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो जाएगी। और मैं कहती हूँ कि अगर आप कर सकते हैं, जो बेसिकली खवातीन हैं जो घर में कुकिंग कर रही होती हैं, उनके ज़रा हाथ में मेन्यू होता है, तो सिलेक्शन ये करें कि हम एक दिन में एक फ्राइड आइटम। बिल्कुल, मैं आपसे ये पूछने वाली थी कि हम जो खवातीन इस वक्त हमें देख रही हैं उनकी आसानी के लिए बताएगा कि किस तरह से वो मैनेज कर सकती हैं कि एक दिन एक चीज़ का कॉम्बो बना लिया, आपके दस्तरखान पर वो हो गया, अगले रोज़े पे दूसरी चीज़ का कॉम्बो बना लिया। अगर एक ही दिन सारी फ्राइड आइटम्स आप रख देंगे तो वो तो फिर एट द एंड जब आखिरी रोज़े पे तो आपका जो वो है वेट है उसको पता नहीं कहाँ चला। वेट गेन के अलावा कि बहुत ज़्यादा हाँ ये डाइजेस्टिव इश्यूज बहुत ज़्यादा आते हैं, क्योंकि पेन स्टार्ट हो जाती है, एसिडिटी इश्यूज हो जाते हैं, क्योंकि सहरी में और इफ्तार में फिर अगर आप कंटिन्यूसली इतना खाते रहेंगे तो डाइजेशन नहीं होती। तो कहते हैं हम सहरी करते हैं तो फिर बहुत पानी आता है मुंह में, नॉजिया फीलिंग होता है, सारा दिन हमारा जो है वो लेथार्जिक गुजरता है जी, ब्लोटेड, डल। तो ये चीज़ें नहीं होंगी अगर आप इस तरीके से मैनेज करें। मैं नॉर्मली क्लाइंट्स को या पेशेंट्स को ये कहती हूँ कि आप जैसे पकोड़े रेगुलर एक चीज़ होती है तो आप उसकी क्वांटिटी कम रखें, इतनी जो उसी टेबल पे ख़त्म हो जाए। यानी 2 पकोड़े आप खा लें। आप अपने 6 लोग हैं तो आप वही 12 से 15 बनाएं, ताकि अगर 2-3 सब खाएं। ये ना हो कि बच्चे तरावी के बाद भी आप आके पकोड़े करते हैं लोग, जो इफ्तार में बचा था हम वो खा लेंगे डिनर, तो ये चीज़ नहीं करनी। दूसरा एक हेल्दी ऑप्शंस, जैसे अगर एयर फ्रायर है तो उसके अंदर आप जैसे चिकन फ्राई कर लें, कोई चरगा टाइप का बना लें, हेल्दी प्रोटीन्स आप रख लें। अच्छा, फ्रूट्स का भी प्लीज़ जिक्र करें, क्योंकि हम फ्रूट्स खाना भूल जाते हैं ना। मतलब ये करते हैं कि जी फ्रूट्स को तो मुँह ही नहीं लगाते हम, और कभी कभी ऐसा होता है कि वो बहुत ज़्यादा क्रीमी चाट हम खा लेते हैं, तो वो क्रीम भी और फिर फ्रूट भी। अच्छा, फ्रूट्स पे तो मेरा जो है ना ये मैं बहुत ज़्यादा कहती हूँ, अक्सर लोग मैं कहती हूँ फ्रूट चाट नहीं बनाएं। अच्छा, नहीं बनाएं। फ्रूट्स आप या तो साथ रखें और अलग अलग रखें, बिकॉज जब आप फ्रूट्स की मिक्सिंग करते हैं ना तो हमारी बॉडी बहुत उसमें इंसुलिन की स्पाइक बिल्कुल वही आती है, क्योंकि आप हर फ्रूट का ग्लाइसेमिक इंडेक्स अलग है। केला ज़्यादा मीठा, स्ट्रॉबेरी कम मीठी है। आप मिक्सिंग करते हैं, आप कन्फ्यूजन में डाल देते हैं, उसके बाद ऊपर से और चीज़ें तो हम खा ही रहे होते हैं। फ्रूट बेचारे नेचुरल जो अच्छी चीज़ है उसमें भी कंफ्यूज कर देते हैं आप। अच्छा। तो उसमें कंफ्यूजन नहीं करें, आप पूरा साबुत फल रखें, जिसने जो फल खाना है उसको काटे, छीले, खाए उसको, ताकि उसका फाइबर भी जाए। अगर बहुत आपको दिल चाह रहा है कि अच्छा उसको यूज़ करना है तो आप 2 कोई फ्रूट्स की स्मूदी बना लें, जिसमें यू विल हैव फाइबर, फ्रूट, मिल्क एंड योगर्ट। आप सारा एक अच्छा कॉम्बिनेशन ले लेंगे। डॉक्टर साहब, एक सवाल मेरा ये है कि जैसे हमने रोज़ा इफ्तार कर लिया, देन उसके बाद डिनर की बारी आ गई, वो इफ्तारी और डिनर में कितना ब्रेक आपका होना चाहिए कि आप इजीली आपकी बॉडी सहरी भी एक्सेप्ट कर ले? देखिए, विंडो बहुत छोटी है, और इस छोटी विंडो के लिए इफ्तार, उसके बाद डिनर और उसके बाद सहरी, मैं इसमें ऐड कर दूं, क्या डिनर होना भी चाहिए? देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो। डिनर का जो है ना क्वेश्चन, एक तो ये कि हम लोग सोचते हैं कि हमने जो पूरा खाना था दिन में वो हमने उस टाइम पीरियड में पूरा करना ही करना है। अच्छा, वो ज़रूरी नहीं होता। जब आप फास्टिंग करते हैं, आपने बेसिकली अपनी जो आपकी BM हम कैलकुलेट करते हैं, जो रेस्टिंग पे हमें कैलोरीज चाहिए वो पूरी करनी होगी। वो चाहे आप एक मील में पूरी कर लें, कि एक मील में इस तरह कि आपने एक फ्रूट ले लिया, कुछ प्रोटीन ले ली, कोई दही ले लिया, वो आपकी कैलोरीज पूरी हो जाएंगी। ठीक है। हम लोग समझते हैं कि हमने कैलोरीज का हमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, BMR का कुछ नहीं पता। लोगों को लगता है कि हमने दिन में 3 या 4 खाने खाने थे तो वो हमने इफ्तार से लेकर सहरी तक पूरे करने, वो नहीं है। आप अगर इफ्तार में डिनर करना चाहते हैं, वेल एंड गुड, कर लें। आप नमाज तरावी के बाद आएँ, बहुत है तो ग्लास ऑफ मिल्क, कोई नट्स ले लिए, डेट्स ले ली, सो जाएं। उठ के जल्दी उठ के तहज्जुद पढ़ें, नमाज सहरी करें, नमाज पढ़ें, आपका मील पूरा हो जाएगा, आपकी बॉडी की नरिशमेंट पूरी हो जाएगी। ये तो हमने इफ्तार की बात कर ली। अब आ जाते हैं जनाब अली सहरी पे। क्या खाया अगेन वही वाले कॉन्सेप्ट जो हमारे पास इफ्तार में है। सारा दिन प्यास नहीं, पानी पी लो, पानी दबा के पिए जाओ, एक तो चीज़ ये। दूसरा ये कि जो फ्राइड आइटम वहाँ बच गया है वो आप सहरी में खा लेते हैं, या सालन खा लें, बिगिनिंग फ्रॉम पराठे टू ईच एंड एवरीथिंग। और फिर वो अंडे भी आप खा रहे हैं, पराठे भी खा रहे हैं, रात का सालन भी आप खा रहे हैं, तो अगेन वो एसिडिटी वाला इशू हो जाता है। अच्छा,
देखो, एक तो आपने सहरी में ये याद रखना कि अगर आप सिर्फ पानी पीते रहेंगे उससे प्यास नहीं बुझेगी, क्योंकि हमारी प्यास सिर्फ पानी के ऊपर नहीं है, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स होना भी ज़रूरी है। इलेक्ट्रोलाइट्स कहाँ से आते हैं कि आप या तो फ्रूट जूसेस बना लें, लेकिन मैं मना करती हूँ कि फ्रूट जूसेस आप उसको ब्लेंड करके ले सकते हैं, या फिर आप एडेड नमक, थोड़ी सी गुड़ डाल लिया। अगर किसी को डायबिटीज़ वगैरह शुगर का इशू नहीं है, वेट गेन नहीं है, तो आप गुड़ का इस्तेमाल कर लें। अगर हनी इस्तेमाल करना चाहते हैं हनी कर लें। मीठा नहीं इस्तेमाल करना चाहते तो मीठा आप नेचुरली खजूर से ले सकते हैं। अच्छा, दही भी वैसे परफेक्ट किया जाता है क्या? दही जो है वो उसमें आप इलायची डाल के लेंगे, क्योंकि दही का अपना वाटर कंटेंट बहुत अच्छा है, उसमें नेचुरल फैट्स अच्छे हैं, कार्ब्स नेचुरली प्रेजेंट है। प्लस आप जब इलायची डालते हैं तो प्यास नहीं लगती है। इलायची नेचुरली आपकी जो प्यास की जो थर्स्ट है उसको कंट्रोल रखती है। पुदीने का इस्तेमाल कर सकते हैं, या आप जैसे चटनी सी बना ली आपने, वो यूज़ कर ली। कुछ लोग लस्सी का इस्तेमाल करना चाहते हैं, वो भी कर सकते हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा वाइट शुगर ना यूज़ करें। अच्छा। कैफीन के प्रोडक्ट्स हम मना करते हैं, सॉफ्ट ड्रिंक्स ना यूज़ करें, चाय का इस्तेमाल कम करें, क्योंकि एक तो डायोरेटिक है, आप यूँ ही पी लेंगे, उसके बाद जो भी आपने पानी इलेक्ट्रोलाइट्स लिए हैं वो तो आप थोड़े 2 घंटे के अंदर वॉशरूम जाके सारे ख़त्म हो जाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जैसे जो लोग निहारी पाए और ये चीज़ें खाते हैं ना स्पाइसेस, हम मना करते हैं स्पाइसेस। वही वजह है कि जितने आप स्पाइसेस खाएंगे उतनी आपकी बॉडी हीट प्रोड्यूस करेगी, फिर प्यास लगती रहेगी हमें सारा वक्त, तो वो कम करें। मील्स सहरी की भी ऐसे प्लान करें कि आज हमने पराठा और सालन खाना है, आज हमने पराठा अंडा खाना है, आज हमने फेनियाँ खानी है, आज हम इस तरीके से मील्स प्लान करें। सारी चीज़ें, वही बात है, कन्फ्यूजन अपनी बॉडी की भी हो जाती है और फिर दिल भी चाहता है तो गलत चीज़ें खाई जाए। अच्छा, एक और, रमज़ान में अमूमन हम पानी बहुत कम पीते हैं, पानी का इंटेक हम ऑटोमेटिकली वैसे ही कम हो जाता है। आप सारा दिन में पानी पी नहीं सकते, इफ्तार के बाद इतना पानी पिया नहीं जाता, फिर उसमें आपने सोना भी है, इबादत भी करनी है, फिर अगेन सहरी भी है, उसमें भी आप इतना पानी नहीं पीते, तो पानी की कमी को आप कैसे पूरा करें? देखो, एक तो पानी का मतलब हमारा जो फ्लूइड इनटेक है ना, वो सिर्फ पानी नहीं हो रहा। हम फ्रूट्स में लेते हैं, हम चाय पी रहे हैं, हम दही खा रहे हैं, हम सब्जी खा रहे हैं, सब में फ्लूइड्स हैं, ठीक है? तो हम उसके थ्रू पूरा कर लेते हैं। एक सिंपल जो रूल होता है कि 60 kgs पे आपको 6 ग्लास पीने, ठीक है? 8 ग्लासेस पी लें, 2 लीटर्स। 2 लीटर्स का मतलब 8 ग्लास आपने 60, अगर किसी का कम है तो वो 4 से 6 भी ले सकता है, किसी का ज़्यादा है तो वो ज़्यादा कर सकता है। आप क्या करें, सहरी जैसे उठे हैं आप 1 ग्लास ले लें, फिर सहरी के बीच में आपने 2 ग्लास और ले लें, 3 ग्लासेस आपके ये हो गए। इफ्तार में शरबत जो बनाए वो आप अपना जो इलेक्ट्रोलाइट्स वाला, क्योंकि हम रंग बिरंगे शरबत मना कर देते हैं कि वो ना लें, लेकिन वो तो लिए जाते हैं उसके बगैर, तो आप अच्छे घर में बहुत अच्छी आजकल स्ट्रॉबेरीज आई हुई, स्मूदी बना के लें, इतनी अच्छी स्मूदी बनती है, उसमें पानी का इस्तेमाल, आपका फ्लूइड इनटेक पूरा हो जाएगा। 3 से 4 आपने लेने इफ्तार से लेकर रात को सोने तक। आई थिंक वो मुश्किल नहीं होता। जब हम सोचते हैं, एक्चुअली प्रॉब्लम ये आती है कि हम अपने माइंड में सोच लेते हैं कि हमने बहुत ज़्यादा पानी पीना है और पिया नहीं जा रहा होता, टेंशन में क्या करते हैं, गल्प डाउन करते हैं, विच इज़ वेरी रॉन्ग। उससे ये होता है आपकी किडनीज ओवर फंक्शन करके वो फ्लूइड निकाल देती है और फ़ायदा कुछ नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, जो लोग डाइट करते हैं उनसे ये कहा जाता है कि अच्छा आप नाश्ता बहुत हैवी करें, लंच में आप एक सैलेड का कॉम्बो बना लें और फिर रात में आप सिर्फ एक चपाती लें। ये वैसे जब आप डाइट करते हैं तो ये सजेस्ट किया जाता है, लेकिन चूंकि रमज़ान में तो आपका पूरा दिन रोज़ा है, तो वो फिर आप अपनी डाइट को कैसे मैनेज करें? एक तो रात में चपाती नहीं लेनी चाहिए असूलन, क्योंकि आप कार्ब्स रात में कम रखते हैं। अगर आपने कार्ब्स भी लेने, वो लेने जो आपकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन ना प्रोड्यूस करे। नेचुरली ग्लूटेन जो भी होती है, चाहे किसी को ग्लूटेन एलर्जी ना हो, थोड़ी सी इन्फ्लेमेशन गट में प्रोड्यूस करती है, ठीक है? तो हम वो मना करते हैं, हम कहते हैं रात में वो खाना होना चाहिए इजीली डाइजेस्ट हो जाए। दोपहर में या आप मॉर्निंग आवर्स में जितनी आपने कार्ब्स लेने, फैट्स लेने, आप ले लें। डाइट जब कर रहे होते हैं रमज़ान में, हम कहते हैं सहरी आप प्रॉपर करें और सहरी के फ़ौरन बाद ना सोएं, फिर आप अपनी वर्किंग स्टार्ट कर लें, जैसे काम पे जाना है, स्कूल जाना है, बच्चों को छोड़ना है, जो भी आपकी रूटीन है, जस्ट गो थ्रू दैट। दोपहर में नाप ले लें। जब आप इफ्तार करेंगे आपकी मील इफ्तार में हो जानी चाहिए, चाहे आपने उस वक्त चपाती खानी थी जो आपने दोपहर की चपाती इधर शिफ्ट की है, आपने सैंडविच खाना है, आपने ब्रोस्ट खाना है, आपने सालन, रोटी, बिरयानी, जो भी, वो फिर आप डायरेक्ट आप उसमें इफ्तार में लेंगे। सो यू विल नॉट हैव दोज एक्स्ट्रा स्टफ जिसमें पकोड़े हैं, समोसे हैं, चाट है, ये नहीं लेंगे। ठीक है डॉक्टर साहब, आपको रोकना पड़ा। एक अहम खबर है जो कि अपने नाज़रीन के साथ हमने शेयर करनी है। कोटरी में रेलवे ट्रैक पर धमाके से 1 फीट से ज़ायद पटरी उतर गई है और ट्रैक मुतासिर होने से ट्रेनों की आमदरफ्त मुअत्तल हो गई है। अहम खबर जिससे मुतालिक आपको अपडेट करें, इसी पर बात करेंगे। अपने नुमाइंदे इम्तियाज अली ने हमें ज्वाइन किया। इम्तियाज, बताएगा ताज़ा तरीन क्या सूरत हाल है? हाँ जी बिल्कुल, ये कोटरी का इलाका है, खुर्शीद टाउन के करीब जो है रेलवे
ट्रैक जो है अप ट्रैक पर धमाका हुआ है, जिसके बायस जो है रेलवे की पटरी को 1 फुट से ज्यादा जो है वो पटरी धमाके से उड़ गई है। जबकि जो है धमाके के बायस ट्रेनों की आमदोरफ्त वो जो मुअत्तल कर दी गई है। बुलारी के मकाम पर जो है रेलवे हुकाम से हमारी बात है, उनका ये कहना है कि ट्रेनें जो कराची से पंजाब की तरफ या सखर की तरफ जा रही थी, तो उनको बुलारी के मकाम पर जो है वहाँ पर रोक दिया गया है। और जाए वकुआ पर इस वक्त जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे, पुलिस और बम डिस्पोजल स्क्वाड वहां पर पहुंच गया है। जबकि जो है रेलवे की जो रेस्क्यू टीमें हैं वहां पर वो भी पहुंच गई है। इसके अलावा जैसे ही ये कोटड़ी में धमाका हुआ उसके के बाद तकरीबन जो है हैदराबाद का इलाका है मिर्जापाड़ा और धमाका हुआ है, जिसके बाद जो है रेलवे की जो पटरी है 9 इंच जो है वो उड़ चुकी है। वहीं पर भी जो है रेस्क्यू का काम भी शुरू कर दिया गया है। उसके अलावा रेंजर्स, पुलिस और कानून नाफिज करने वाले इदारे समेत जो है वहां पर पहुंच गए, इलाके को जो है वहां पर मुआसरा किया जा रहा है। जी इम्तियाज़, आप अपडेट कर रहे थे अफसोसनाक खबर से आपको हम आगाह कर रहे हैं, जहां पे कोठरी जो है यहाँ पे रेलवे ट्रैक पर धमाका हुआ है। उसके बाद हैदराबाद में भी यहाँ पे धमाका हुआ है और 1 फुट से ज़ायद की पटड़ी जो है वो यहाँ उससे उतर गई है। इस आम डेवलपमेंट से पहले हम बात कर रहे थे रमज़ान और उसके न्यूट्रिशन की, और डॉक्टर अरीज हमारे साथ मौजूद ही हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, इस सिचुएशन का फ़ायदा उठाते हुए मैं ज़रा आपसे ये भी पूछूं, बहुत सारे लोग जो वर्कआउट करते हैं या वो छोड़ देते हैं रमज़ान में, तो वो सिर्फ ये सोच के कि जी इतना लेबर कौन करेगा, तो खाने से हम कर लेंगे, तो क्या ये करना सही है? देखिए, एक रूटीन वैसे हमारी रमज़ान में अपसेट हो जाती है पूरी, कि आपकी बॉडी को क्योंकि एडजस्ट करना पड़ता है। हम सुबह नाश्ता करते हैं, फिर स्नैक्स लेते हैं, लंच होता है, तो आपकी पूरी रूटीन अपसेट हो गई है। तो उसमें एक अगर आप एक और ऐड ऑन करेंगे, क्योंकि आपकी बॉडी की एक्सरसाइज की यूज टू होती है, जो आप अगर 3 दिन का पूरा गैप दे देंगे और दोबारा स्टार्ट करेंगे तो यू विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम द वेरी बिगनिंग। तो नहीं देनी चाहिए। उसकी आप ड्यूरेशन कम कर सकते हैं, इंटेंसिटी कम कर सकते हैं, टाइमिंग्स थोड़े से उसके अपने इस तरह मैच कर लें कि इफ्तार से पहले कि जब आप आएँ एंड बाय द टाइम यू फ्रेश अप तो आपकी इफ्तार का टाइम हो जाए। तो इस तरीके से, ताकि आपकी बॉडी उसमें ना फील करे कि लेथार्जिक है। कुछ लोग सहरी के फ़ौरन बाद करना चाहते हैं, आई डोंट एडवाइज दैट, बिकॉज एक तो आपका उस वक्त मील होता है, खाने के फ़ौरन बाद कभी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, एटलीस्ट 2 आवर्स का गैप होना चाहिए। अगर आपने लेना भी हो तो ब्लैक कॉफ़ी वगैरह हम एडवाइस करते हैं, वो ना करें। और फिर ये होगा कि आपने सहरी जो भी की है वो उसी में बर्न आउट आप कर देंगे, तो पूरा दिन आपको फिर वीकनेस होती रहेगी। इफ्तार के बाद भी ऑफ कोर्स, अब वैसे भी टाइम नहीं होता है। आई थिंक तरावी के लिए लोग चले जाते हैं तो टाइम नहीं होता। अगर रात में करेंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं, बिकॉज रात में आपके हार्मोन्स नहीं वर्क करते उस तरीके से जो मॉर्निंग हार्मोन्स होते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, वो ख़वातीन जो कि मदर फीड पर हैं, उनके लिए आप क्या सजेस्ट करेंगी? सहरी में उन्हें क्या खाना चाहिए अगर वो रोज़ा रख रही हैं, और इफ्तारी में उन्हें क्या खाना चाहिए? देखो, सहरी पहली बात है, हमेशा जब भी कोई नर्सिंग मदर्स होंगी या जो फैमिली वे पे होंगी, उनको एडवाइस किया जाता है कि आप अपनी जो भी कंसल्टिंग फिजिशियन है उससे एक दफ़ा ज़रूर मशवरा करें। नर्सिंग मदर्स हैं तो वो पीड्स वाले डॉक्टर से, क्योंकि बच्चे को उसने देखना है। अगर डिहाइड्रेटेड, नॉर्मली डिहाइड्रेशन नहीं होती इतनी कि मिल्क सप्लाई अफेक्ट हो, हम लोग कहते हैं कि अपनी नॉर्मल सहरी करें, जिसमें आप रोटी ले लें, आप अपना एग ले लें, साथ दही ज़रूर इस्तेमाल करें, दूध का इंटेक अपना अच्छा रखें, सी फूड हम कहते हैं 10 डेज़ में एक दफ़ा ले लें, क्योंकि उससे आपकी उसमें फैटी एसिड्स, गुड फैटी एसिड्स होते हैं जो आपकी मिल्क सप्लाई अच्छी करते हैं। अगर इन केस लगता है कि वो बेबी जो है अफेक्ट हो रहा है, स्पेशली जो 6 मंथ से बिलो होते हैं, जो एक्सक्लूसिवली ब्रेस्ट मिल्क पे होते हैं, उनकी वजह से हम कहते हैं कि आप देख लें। अगर आपको लगता है बेबी का पेट नहीं भर रहा या वो किसी तरीके से भी डिहाइड्रेटेड लग रहा है या अफेक्ट हो रहा है, तो आप नहीं रखेंगे। सही है, ठीक है। डॉक्टर साहब, बेहद शुक्रिया, मौजूद थी, गुफ्तगू कर रही थी। तो जनाब सेहत के हवाले से हमने इसलिए गुफ्तगू की ताकि रमज़ान से पहले आप भी अपने हवाले से थोड़ी सी तैयारी करें। अभी एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होंगे, साथ रहिएगा। हम भी कर लेते हैं। वेलकम बैक। तो जैसे कि मैं शो के आगाज़ में बता रहा था कि मैं दियार गैर में था, लेकिन वहाँ भी मैं अपनी क्रिकेट को जो है मैं नहीं हो सकता था। लेकिन हुआ ये कि हमारी परफॉर्मेंस ऐसी थी कि वो खुद अपने फैंस को कह रही थी, दूर हो जाओ मुझसे दूर हो जाओ। क्यों? क्योंकि बैटिंग सुस्त रही, डॉट बॉल्स खेलते रहे, पार्टनरशिप अच्छी नहीं लगी, और हुआ ये कि कौमी टीम को पहले वनडे में हो गई शिकस्त। अब होगा क्या? अब होगा ये कि दूसरा वनडे जो है वो आज है। तो आज देखते हैं कि आज क्या होने जा रहा है। पहले आपको एक रिपोर्ट दिखाते हैं, देन इस पे हम बात करेंगे।
ऐसा ही कैच पाकिस्तान कप में हमारे यासिर शाह ने भी बड़ा अच्छा पकड़ा था। विल ट्राई कि हम वो भी आपको दिखाएं। लेकिन फैसल एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगी, जब हम वुमेन क्रिकेट की बात करते हैं तो हमारी जो वुमेन क्रिकेट ना करें आप उस पे बात। नहीं, मैं चाहूंगी बात हो, बिल्कुल भी ना करें, ताकि तब्दीली आए ना हमारे बात करने से। शायद हमारे बात करने से तब्दीली क्या आ रही है, उनके पास से तब्दीली नहीं आ रही है, तो शायद वहां पे भी यू नो मैं पता है क्या, आप पॉजिटिविटी पे बात करते हैं। इट्स वेरी गुड कि कैप्टन हमारी अपनी डॉटर को लेके कैरी करी है, इट्स वेरी गुड सारी चीज़ें, बट देयर इज अ लिमिट टू दैट एज वेल। हो गई सारी चीज़ें, नाउ इट्स परफॉर्मेंस, इट्स हाई टाइम कि अब हम पूछना शुरू करें कि हमारी जो वुमेन टीम है वो क्यों उतना नहीं जीत पा रही है। सवाल तो ये भी हमारी मेन टीम भी वनडे क्यों नहीं जीत पा रही है, सिलेक्शन की कमी है, फॉर्मेट गलत है, प्रेशर में आ जाते हैं, क्या वजह है भैया? तो इस सब पे हम बात करेंगे। हमारे एंकर अदील अजहर हमारे साथ मौजूद हैं। अदील भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं, खैरियत से हैं? बाय द वे टीम की परफॉर्मेंस जो है वो बिल्कुल भी गुड मॉर्निंग वाली नहीं है। मैं चाहूँगा कि आज को ओडीआई से पहले लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट ओडीआई। व्हाट हैपेंड, क्या हुआ है? मतलब कि अच्छा लेट्स से कि इसको एक एवरेज स्टार्ट था हमारा, बाबर अच्छा चल रहे थे, इमाम अच्छा चल रहे थे, लेकिन वही बात है ना, जहाँ पे हमें स्टेप करना था ऑन द गैस, वहाँ पे हम गाड़ी से ही उतर गए। हाँ देखिए, पहले तो थैंक यू सो मच फैसल। देखिए अच्छा चल रहे थे बाबर की इनिंग तब तक अच्छी तब चलती है जब वो 80-90 बॉलें या 100 बॉलें खेल चुके होते हैं ना, उस वक्त वो जाके एक्सेलरेट करते हैं। उनका एक सर्टन, अगर आप प्लॉट करेंगे उनके स्ट्राइक रेट को तो आपको अंदाजा होगा कि वो स्लोली एंड ग्रेजुअल ऊपर जा रहा होता है। अगर वो मिडवे में कहीं जाके उनकी इनिंग कट ऑफ हो जाएगी, जैसे कि हमने पिछले मैच में देखा, तो इट लुक्स लाइक अ वेरी अगली इनिंग, जैसे कि उन्होंने एक काफी, जिसे कहना चाहिए ना, मॉडर्न क्रिकेट से बिल्कुल मावरा इनिंग खेलकर वो जा रहे होते हैं। सो मेरा ये ख्याल है, मैं आज मेरे पास हमारे कुछ स्पोर्ट्स के रिपोर्टर्स की तरफ से कुछ ब्रेकिंग और एक्सक्लूसिव खबरें भी आ जाएंगी कि बाबर ने टीम पे बड़ा गुस्सा किया, बड़े उन्होंने नाजेबा अल्फाज भी इस्तेमाल किए। ही इज वेरी वेरी एंग्री विद द वे टीम हैज प्लेड, बट हु इज स्कोल्डिंग बाबर देयर? आई मीन बाबर का जो स्टाइल ऑफ क्रिकेट है, देखिए ये हमने पिछले प्रोग्राम में भी बात की थी, फैसल आप नहीं थे। पाकिस्तान के जो टॉप 5 प्लेयर्स हैं उसमें सिर्फ एक प्लेयर मॉडर्न ओडीआई क्रिकेट खेलते हैं और वो है फखर जमान। और फखर जमान अगर जल्दी आउट हो जाएगा तो फिर आपके पास कोई प्लेयर, सब ऐसे प्लेयर हैं जो इनिंग को बिल्ड करते हैं। और फिर नंबर 6 पे आके रिजवान के बाद आप अगर खिला रहे हैं इफ्तिखार को, इफ्तिखार वाला एक्सपेरिमेंट भी फेल होता जा रहा है, ये नहीं चल रहा है। इफ्तिखार आखिरी T20 मैचेस में 2-3 ओवर्स में आपको रन शायद करके दे दे, लेकिन जहां 15-20 ओवर खेलने की बात आती है, इज नॉट द प्लेयर। तो मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन का पाकिस्तान का इस वक्त मसला है, एंड वी नीड टू स्टेप अप। इन्हीं प्लेयर्स को करना पड़ेगा, स्टेप अप करना पड़ेगा, रोटेट करनी पड़ेगी स्ट्राइक। ये 4.5-5 की एवरेज से खेल के रिक्वायर्ड रन रेट को 7.5-8 पे तो फंसते ही हम जाके। अदील, मुझे रमीज़ राजा साहब की जब वो चेयरमैन नहीं थे तो उनकी कमेंट्री में एक बड़ी अहम बात होती थी, और वो ये कि हमें अपनी ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव करना है, हमें 90s से निकलना है और अब हमें 2020 से भी आगे वाली क्रिकेट खेलनी है, जहाँ पे T20 को बाकी पूरी दुनिया में एक्सटेंशन बनाया हुआ है, सॉरी वनडे को T20 का एक्सटेंशन बनाया हुआ है। लेकिन क्या रमीज़ राजा साहब की वो जो ब्रांड ऑफ क्रिकेट को इम्प्रूव करने वाली बात है, वो हम वनडे में कब देख पाएंगे उसको? देखिए कम से कम इस सीरीज में तो अभी तक तो जो एक मैच हुआ है, देखिए एक बात सबसे पहले आपको हमें ये बात करनी पड़ेगी ना फैसल के, हमने वनडे क्रिकेट ज्यादा खेली नहीं है पिछले, स्पेशली अगर आप एक साल की बात करें, पाकिस्तान के 9 वनडे मैचेस, ऑस्ट्रेलिया ने भी नहीं खेली, लेकिन ऑस्ट्रेलिया तो उनका तो एक सर्टन मिजाज है ना क्रिकेट खेलने का, वो तो खेलती है अग्रेसिव है, उनकी तो बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल डिफरेंट है। ऑस्ट्रेलिया का पीला रंग देख के हम वैसे ही नीले पड़ जाते हैं, कुछ है मसला हमारे साथ। लेकिन आपको ये देखना है कि पाकिस्तान को 9 ओडीआई मैचेस खेलने थे पिछले साल में जो नहीं हो पाए। न्यूजीलैंड चला गया, इंग्लैंड नहीं आया, सॉरी वेस्ट इंडीज वाली आपकी सीरीज जो है वो नहीं हो पाई, अभी आपकी ये सीरीज हो रही है। सो शायद कॉम्बिनेशन बनने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जहां तक आप ये मॉडर्न क्रिकेट खेलने की और 90s की सिर्फ निकलने की बात कर रहे हैं, आपकी टीम सिलेक्शन इस चीज की रिफ्लेक्शन नहीं है। इमाम उल हक, बाबर आजम, रिजवान, सऊद शकील एक ही ब्लेंड की क्रिकेट खेलते हैं, एक ही तरह की क्रिकेट खेलते हैं। आपको इम्पैक्ट प्लेयर्स चाहिए। आपने बहुत अच्छी बात की कि अब ओडीआई क्रिकेट T20 क्रिकेट की एक एक्सटेंशन है। हम एक बिल्कुल लाहौर के डेड ट्रैक में भी जो है वो 313 चेज नहीं कर पाए, और सिर्फ उसकी वजह यही थी कि जी मैच को डीप लेकर जाओ, डीप लेकर जाओ। क्यों लेकर जाओ डीप यार? डू यू हैव दैट लेवल ऑफ कॉन्फिडेंस कि आपके फिनिशर आके फिनिश करेंगे? तो आई थिंक ओवरऑल अभी तक कोई चेंज नजर नहीं आया है फिलहाल। अदील, अगर आप देखें तो ये जो वर्ल्ड कप साइकिल है,
सिर्फ बाबर आजम के जो लड़के हैं उन्होंने सिर्फ नेदरलैंड्स और जिम्बाब्वे से ज़्यादा मैचेस जीते हैं। ये एक बहुत अलार्मिंग सिचुएशन है। समझने वाले समझ रहे होंगे कि खुदा ना खास्ता अगर ये सीरीज़ हमारे हाथ से निकलती है आज, तो कहीं हमें वर्ल्ड कप क्वालिफायर तो नहीं खेलना पड़ेगा। अच्छा, वर्ल्ड कप क्वालिफायर खेलना पाकिस्तान की हर गुजरते मैच के साथ एक बड़ी हकीकत बनती जा रही है। हम लोग जो शाम में गेम सेट मैच प्रोग्राम में और सवेरा करते हैं फैसल, यस्टरडे वी टुक अप दिस टॉपिक इन ग्रेट लेंथ्स। कामरान मुजफ्फर क्रिकेट स्टैटिस्टिशियन एनालिस्ट है, हमने उनको अपने प्रोग्राम में भी बुलाया था और हमने बड़ी तफसील से लोगों को ये समझाया था। पाकिस्तान इस वक्त 11वें नंबर पर मौजूद है। टॉप 17 प्लस इंडिया क्वालिफाई करेंगे डायरेक्टली फॉर द वर्ल्ड कप। बाकी 2 पोजीशंस के लिए जो 9वें 10वें ऑनवर्ड टीमें हैं उनको क्वालिफिकेशन टूर्नामेंट खेलना पड़ेगा। और अगर हमारी यही डगर जारी रही तो फिर पाकिस्तान के लिए क्वालिफिकेशन खेलना एक रियलिटी नजर आ रही है और ये हमारी क्रिकेट के लिए बड़ी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी। बहरहाल अभी भी टाइम है। देयर आर अ नंबर ऑफ ओडीआई सीरीज कमिंग अप जहां पे हम चीजों को इम्प्रूव कर सकते हैं। सो लेट्स कीप द फेथ, लेट्स ड्रिल होप। देखिए, बाबर हैज टू लीड। फैसल, फिर वही बात आती है, जिस तरह बाबर टेस्ट में पाकिस्तान को लीड करता हुआ हमें नजर आ रहा है, ही हैज टू डू दैट इन ओडीआई एज वेल। खुदारा ये पहली 40 गेंदों पे 24-25 रन वाली गेम को खत्म करके पहली 40 गेंदों पे हमें बाबर से 45-50 रन चाहिए, तभी चेंज होगी। सो ऑल इज नॉट लॉस्ट फॉर पाकिस्तान, लेकिन यस, सिचुएशन साइंस इतने अच्छे नहीं है। सही है, ठीक। अदील, बेहद शुक्रिया वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए। अब जिस तरह की सिचुएशन जो है वो अच्छी नहीं है, तो प्लीज़ मेहनत कर लें, सिचुएशन बेहतर बना लें। अब प्रोग्राम का वक्त अख्ताम पर पहुंचा। कल आपसे फिर से मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।